दादी की सर्जरी के खर्च में अभी भी 350 लाख की कमी होती है, जिस पर मैं पूरी तरह कॉर्नर हो जाता हूँ और फिर मजबूरी में खुद को एक मिस्टीरियस किम ऑनर को बेच देता हूँ। लेकिन उसका पहला टास्क ही मुझे शॉक कर देता है, जिस पर वो मुझे एक कोल्ड और एरोगेंट फ्लावर गर्ल लियू रुयान को चेस करने के लिए कहता है और फिर उसे फुली फॉल इन लव करवाकर बेरहमी से छोड़ देने को बोलता है। मैं अपना सिर झुकाकर अपनी फेड यूनिफॉर्म को देखता हूँ, जिस पर कपड़े इतने धुले हुए होते हैं कि रंग उड़ चुका होता है। ह्यूमिलेशन तो होता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि बस दादी को बचा पाऊं तो ये सब क्या मायने रखता है, और फिर मैं दांत भींचकर ये डील एक्सेप्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जैसे ही मैं ऑफिशियली इस चेस को शुरू करता हूँ, वो कोल्ड कैंपस क्वीन लियू रुयान धीरे धीरे और भी स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है, जिस पर सिचुएशन और भी वियर्ड लगती है। एक हाई क्लास अपार्टमेंट के अंदर, जिसे मैं देख भी नहीं पाता, लियू रुयान एक मॉडिफाइड वॉइस वाले फोन के सामने खड़ी होती है और गुस्से में चिल्लाती है, तुम इडियट हो क्या? किसने कहा था फाइट क्रिस्मम देने को? अभी जाओ और उस गली के कॉर्नर वाली स्ट्रॉबेरी फीलिंग केक लाओ, जिसके लिए 3 घंटे लाइन लगती है। अभी तुरंत जाओ। फिर आगे आखिरकार मुझे पता चलता है कि जिसने मुझे पैसे देकर खरीदा होता है वो कोई और नहीं बल्कि वही लियू रुयान होती है, जो बाहर से कोल्ड और अनटचेबल क्वीन लगती है, लेकिन अंदर से वही क्लिंजी गर्ल भी होती है जो मुझसे दूर नहीं रह पाती है। इस समय जियांग चेनग यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में मैं एक कोने में बैठा होता हूँ, अपना हाथ पेट पर दबाते हुए, जिससे भूख की तकलीफ को थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगले महीने के खर्च बचाने के लिए आज दोपहर मैंने सिर्फ एक सस्ता सा बन खाया होता है। मैं खुद को फोर्स करता हूँ कि सामने चल रही एडवांस्ड एल्गोरिदम डिस्कशन पर फोकस करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि सिर्फ कोड ही बेटर नहीं करता और स्कॉलरशिप ही सबसे रियल चीज होती है। तभी मेरे पास रखा फोन अचानक वाइब्रेट करता है, जिस पर मेरी उंगलियां रुक जाती हैं और स्क्रीन पर किम ऑनर का मैसेज दिखता है। मैं अनजाने में सिर उठाता हूं और चारों तरफ शांत लाइब्रेरी को स्कैन करता हूं, जहां हर स्टूडेंट अपनी किताबों में डूबा होता है और सिर्फ पेजेस पलटने और हल्की खांसी की आवाज आती रहती है। 2 बजे की डायरेक्शन में देखो, क्या तुम्हें वो व्हाइट स्वेटर वाली लड़की दिख रही है? जिस पर मैं अपनी नजर उसी डायरेक्शन में घुमाता हूं और एक लॉन्ग हेयर वाली लड़की को देखता हूं, जो एक प्रीमियम व्हाइट वुल स्वेटर पहने बैठी होती है। उसका कॉलर बोन हल्का सा दिख रहा होता है और सनलाइट उस पर सॉफ्ट ग्लो डाल रही होती है। वो लियू रुयान होती है, जियांगचेन यूनिवर्सिटी की फेमस कैंपस क्वीन, फाइनेंस डिपार्टमेंट की प्राइड, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका फैमिली बैकग्राउंड बेहद पावरफुल और रिच होता है। मेरी थ्रोट हल्की सी हिलती है और मैं जल्दी से टाइप करता हूँ, वो लियू रुयान है। जिस पर रिप्लाई आता है, मुझे पता है, अब से तुम्हारा मिशन शुरू होता है। मैं ये पढ़कर हल्का सा अनईजी फील करता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले जब उसने मुझे स्पॉन्सर किया था, तभी कहा था कि ये पैसा फ्री नहीं है और कभी ना कभी मुझे रिपे करना होगा। लेकिन इतने समय में ये पहली बार होता है जब वो ऑनफिशियली कोई टास्क देता है। मैं रिप्लाई करता हूँ, मर्डर या इलीगल काम मत कहना, वो मैं नहीं करूंगा। जिस पर वो जवाब देता है, तुमसे इलीगल काम क्यों करवाऊंगा, बस मुझे रिवेंज चाहिए। फिर वो आगे लिखता है, उसने मेरे फीलिंग्स के साथ खेला है, तुम उसे चेस करो, उसे तुमसे डीपली लव करवाओ और फिर उसे ट्रैश की तरह छोड़ दो। ये पढ़कर मेरी आंखें शौक से फैल जाती हैं और मैं सोचता हूँ कि ये प्लान बहुत एक्सट्रीम है। फिर मैं रिप्लाई करता हूँ, क्या आपने गलत इंसान चुन लिया है? वो कैंपस क्वीन है और मैं एक गरीब लड़का हूँ जो कैंटीन में खाना लेने से पहले भी सोचता है। जिस पर वो कहता है, तुम कैंपस किंग हो, मैंने तुम्हारी फोटोज देखी हैं, तुम्हारा फेस ठीक है और आजकल लड़कियां तुम्हारे जैसे सिंपल लुक को पसंद करती हैं। अब ज्यादा बात मत करो, जाओ और उसके टेबल से पानी गिरा दो। मेरे हाथ में पकड़ा फोन पसीने से भीगने लगता है, क्योंकि लाइब्रेरी जैसे जगह पर ऐसा करना पब्लिक एम्बैरेसमेंट जैसा होता है। लेकिन तभी एक मैसेज आता है, अकाउंट में 7 लाख क्रेडिट हो गए हैं, ये आज का बजट है, बस एक एक्सीडेंट के लिए। फिर वो आगे लिखता है, और हाँ, तुम्हारी दादी के नेक्स्ट मंथ के हॉस्पिटल बिल में अभी भी 10 लाख की कमी है ना? ये पढ़ते ही मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उसे मेरी हर डिटेल पता होती है, जिससे मुझे ऐसा फील होता है जैसे कोई मुझे हर वक्त मॉनिटर कर रहा है और मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ जाती है। दादी के लिए मैं मजबूरी में खड़ा होता हूँ, अपना कप उठाता हूँ और पानी लेने का बहाना बनाता हूँ, जिस पर मैं लियू रुयान की टेबल के पास से गुजरता हूँ। 1 कदम, 2 कदम और डिस्टेंस धीरे धीरे कम होता है और मुझे उसकी हल्की खुशबू भी महसूस होने लगती है। उसकी टेबल पर एक पिंक थर्मस रखा होता है, जिसका लिड खुला होता है और उससे भाप निकल रही होती है। और फिर उसी मोमेंट मैं जानबूझकर अपना बॉडी टिल्ट करता हूँ और अपनी एल्बो से उस थर्मस को हिट कर देता हूँ। थप से थर्मस गिर जाता है और गर्म पानी चारों तरफ फैल जाता है, जो लियू रुयान पर तो नहीं गिरता, लेकिन उसकी किताबों को पूरी तरह भिगो देता है। जिस पर लियू रुयान हल्का सा सरप्राइज होकर खड़ी हो जाती है और आसपास के सभी लोग हमारी तरफ देखने लगते हैं, जैसे स्पॉटलाइट पड़ गई हो। मेरा चेहरा जलने जैसा गर्म हो जाता है और मैं जल्दी से कुछ टिश्यूज निकालता हूँ और हकलाते हुए बोलता हूँ, सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता और खुद को बेहद घटिया फील करता हूं कि मैं पैसों के लिए एक लड़की को परेशान कर रहा हूं। लियू रुयान कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती है, लेकिन उसका प्रेशर इतना इंटेंस होता है कि माहौल भारी हो जाता है। मुझे याद आता है कि उसका टेम्पर बहुत खराब बताया जाता है
और जो भी उसे ऑफेंड करता है उसका एंड अच्छा नहीं होता है। फिर वो आखिरकार बोलती है, तुम चलते वक्त देखते नहीं हो क्या? जिस पर मैं और झुक जाता हूँ और जल्दी से पानी साफ करते हुए कहता हूँ, सॉरी, ये किताब कितने की है? मैं पे कर दूंगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं लिख कर दे सकता हूँ। लियू रुयान सामने खड़े इस लड़के को देखती है जो बेहद इनसिक्योर और गरीब लगता है, और उसकी नजर मेरे फेड टी शर्ट कॉलर और टेंशन से खिंची हुई गर्दन पर पड़ती है। लेकिन असल में उसी समय उसके हाथ में एक दूसरा फोन होता है जिसमें वही लास्ट मैसेज दिख रहा होता है जो उसने मुझे भेजा था, और बाहर से काम दिखने वाली ये कोल्ड क्वीन अंदर ही अंदर पागलों की तरह चिल्ला रही होती है। सच में ये बेवकूफ लड़का काफी स्ट्रांग निकलता है और सरप्राइजिंगली इतना जेंटल भी होता है, जिस पर लियू रुयान अंदर ही अंदर उसे सीक्रेटली प्राइज करना चाहती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि उसके कान लाल हो जाते हैं, बिल्कुल शरिम्प की तरह क्यूट लगते हुए, वो खुद को रोकती है, जिस पर वो मन ही मन खुद से कहती है, रुक जा लियू रुयान, तुझे कंट्रोल रखना है, अभी तू एक कोल्ड गॉडेस है, तुझे हंसना नहीं है, अपनी इमेज मेंटेन करनी है। फिर वो गहरी सांस लेती है और अपने चेहरे के माइक्रो एक्सप्रेशंस को एडजस्ट करती है। उसकी आंखों में 3 हिस्से कंटेम्प्ट, 3 हिस्से हेल्पलेसनेस और 4 हिस्से इंडिफरेंस दिखता है। और फिर वो अपनी पतली उंगली से मेरे हाथ को हल्का सा प्रेस करती है जो मैं टेबल साफ कर रहा होता हूँ, जिस पर मैं ऐसे पीछे हटता हूँ जैसे मुझे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, और अचानक सिर उठाकर उसकी आंखों में देखता हूँ। पहली बार इतनी क्लोज डिस्टेंस से हमारी नजरें मिलती हैं। वो मुझे देखती है और कामली बोलती है, कोई जरूरत नहीं है, बस एक किताब ही तो है। और जैसे ही मैं कुछ और बोलने की कोशिश करता हूँ वो बीच में ही मुझे रोक देती है। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, अगली बार ध्यान से चलना। फिर वो मेरा नाम लेकर कहती है, स्टूडेंट गु चेन, जिस पर मैं वहीं फ्रीज हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे शौक लगता है कि उसे मेरा नाम कैसे पता है। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ रिएक्ट कर पाता, लियू रुयान अपना सामान उठाकर चली जाती है और पीछे छोड़ जाती है एक डिसिसिव बैकव्यू और आसपास के स्टूडेंट्स की गॉसिपिंग आवाजें। अरे वो गु चेन नहीं है क्या, आईटी डिपार्टमेंट वाला? इतना केयरलेस कैसे हो सकता है? उसने तो कैंपस क्वीन पर पानी गिरा दिया। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ। मेरे हाथ में अभी भी गीले टिश्यूज टाइटली पकड़े होते हैं और गिल्ट का फीलिंग धीरे धीरे मेरे अंदर भरता जाता है, क्योंकि वो न सिर्फ गुस्सा नहीं करती बल्कि मुझसे कॉम्पेंसेशन भी नहीं मांगती। किम ओनर ने उसे एक बैड गर्ल बताया था, लेकिन मुझे वो काफी डिसेंट लगती है, जिस पर मेरा कंफ्यूजन और बढ़ता है। तभी मेरी पॉकेट में फोन अचानक जोर से वाइब्रेट करता है और मैं तुरंत उसे निकाल कर देखता हूँ। मैसेज आता है, गुड जॉब। क्या तुमने उसका एक्सप्रेशन देखा? वो सब फेक एक्टिंग थी। जिस पर वो आगे लिखता है, तुम्हें लगता है वो जनरस है? नहीं, वो बस अपनी इमेज मेंटेन कर रही है पूरे कैंपस के सामने। उसकी बाहरी अपीयरेंस से मत धोखा खाना। पहला स्टेप, अटेंशन ग्रैब करना, कंप्लीट हो चुका है। अब अगला इंस्ट्रक्शन सुनो। मैं स्टेयरवे की तरफ देखता हूँ जहां लियू रुयान अभी गई होती है, और फिर फोन की स्क्रीन पर दिख रहे उन कोल्ड वर्ड्स को देखता हूँ। मेरी उंगलियां हल्का सा कांपती हैं। मैं धीरे से रिप्लाई करता हूँ, क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता? मुझे वो इतनी बुरी नहीं लगती। जिस पर तुरंत रिप्लाई आता है, तुम क्या जानते हो? तुम्हें पता भी है उसने मेरे साथ क्या किया था? बकवास बंद करो। क्या तुम अपना कर्ज नहीं चुकाना चाहते? क्या तुम अपनी दादी को नहीं बचाना चाहते? ये सुनते ही वो शब्द सीधे मेरी कमजोरी पर वार करते हैं, जिस पर मैं नजरें नीचे कर लेता हूँ और मेरे हाथ ढीले होकर साइड में गिर जाते हैं। दूसरी तरफ लाइब्रेरी की स्टेयर कॉर्नर पर लियू रुयान दीवार से टिककर खड़ी होती है और दूर खड़े मेरे डिप्रेस्ड फिगर को देखती है। उसके होंठों पर एक स्लाई स्माइल आ जाती है। गुचेन, ये तो बस शुरुआत है, वो मन ही मन सोचती है। अगले दिन दोपहर में जियांगचेन यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में मैं एक ट्रे लेकर बैठता हूँ, जिसमें हमेशा की तरह 2 वेजिटेरियन डिशेज और थोड़े से चावल होते हैं। साथ में एक फ्री सीवीड एक सूप भी होता है। जैसे ही मैं एक कोने में बैठता हूँ, मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करता है और इस बार भी किम ओनर का मैसेज होता है, अभी तुरंत पेस्ट्री शॉप जाओ, एक स्ट्रॉबेरी नेपोलियन केक खरीदो और विंडो टेबल नंबर 3 पर लियू रुयान को दे दो। ये पढ़कर मेरे दांत लगभग भींच जाते हैं, क्योंकि वो शॉप कैंपस की सबसे एक्सपेंसिव बेकरी होती है, जहां एक छोटा सा केक भी हंड्रेड्स में आता है और स्ट्रॉबेरी नेपोलियन तो उनका सिग्नेचर आइटम होता है, जिसकी प्राइस 3 लाख होती है। मैं रिप्लाई करता हूँ, ये तो मेरे पूरे हफ्ते के खाने के पैसे हैं और मैं अभी कैफेटेरिया में हूँ। जिस पर तुरंत मैसेज आता है, अकाउंट में 1,50,000 भेज दिए हैं, बाकी तुम्हारा टिप समझ लो, जल्दी करो, 10 मिनट में वो चली जाएगी, अगर मिस किया तो डबल वापस करना पड़ेगा। मैं ट्रांजैक्शन मैसेज को देखता हूँ और एक गहरी सांस छोड़ता हूँ। ये कोई लव परस्यूट नहीं है, ये तो पे टू विन गेम लग रहा है। मैं खाना छोड़कर तुरंत उठता हूँ और बेकरी की तरफ भागता हूँ, और जब हाँफते हुए वापस कैफेटेरिया पहुंचता हूँ तब तक मेरे बाल पसीने से भीग चुके होते हैं। मैं एंट्रेंस पर खड़ा होकर टेबल नंबर 3 को ढूंढता हूँ, जहां लियू रुयान बैठी होती है। भीड़ के बीच भी वो ऐसे शाइन कर रही होती है जैसे उसके चारों तरफ ऑरा हो। उसके सामने बहुत कम खाना होता है और वो बस थोड़ा सा सलाद खा रही होती है, और उसके सामने एक वेल ड्रेस्ड रिच बॉय बैठा होता है जिसका नाम शुकाई होता है, जो उसका परसिस्टेंट परस्यूअर होता है। इस समय वो उसे बटरिंग करते हुए मिल्क टी आगे बढ़ाता है और फ्लैटरिंग टोन में बात करता है। मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ऐसे सिचुएशन में जाना खुद की इंसल्ट करवाना है। तभी फोन में मैसेज आता है, उस शुकाई को देखा? वो बस एक स्टेपिंग स्टोन है, सीधे जाओ, केक टेबल पर रखो और कूल बनो। मैं फोन को देखता हूँ और शक करता हूँ कि क्या किम ओनर ने मुझ पर ट्रैकर लगा रखा है,
क्योंकि उसे हर चीज पता होती है। लेकिन मजबूरी में मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ, केक बॉक्स पकड़ता हूँ और कॉन्फिडेंट स्टेप्स के साथ उनकी तरफ बढ़ता हूँ। शुकाई अभी भी बोलता जा रहा होता है, रुयान, इस वीकेंड यॉट पार्टी में तुम्हें आना ही होगा, मैंने सबको बता दिया है। लेकिन लियू रुयान बोर्ड एक्सप्रेशन के साथ कहीं और खोई होती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, और मन ही मन सोचती है, वो इडियट अभी तक आया क्यों नहीं। तभी एक लंबा सा फिगर उनकी टेबल पर शैडो डालता है और धड़ाम से पिंक केक बॉक्स टेबल पर रख दिया जाता है। शुकाई की बात बीच में ही रुक जाती है और वो इरिटेट होकर ऊपर देखता है, कौन है। लेकिन जैसे ही वो मुझे पहचानता है वो हंस पड़ता है, ओह ये तो गुगु चेन है, क्या बात है, तुम भी कैंपस क्वीन को परस्यू करने आए हो। वो केक बॉक्स की तरफ देखकर मजाक उड़ाता है, इसमें क्या है, कहीं रोड साइड केक तो नहीं। आसपास के स्टूडेंट्स भी खाना रोककर इस सीन को देखने लगते हैं एक्साइटमेंट के साथ, जैसे कोई ड्रामा चल रहा हो। लेकिन मैं उसकी बात इग्नोर करता हूँ और सीधा लियू रुयान की आंखों में देखता हूँ, जिस पर वो भी मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आती है, लेकिन चेहरा अब भी कोल्ड रहता है। किमोनर के स्क्रिप्ट के अनुसार अब मुझे डायलॉग बोलना होता है। मेरा गला सूख जाता है और मैं थोड़ी देर रुककर फाइनली कहता हूँ, ये स्ट्रॉबेरी नेपोलियन केक तुम्हारे लिए है। जिस पर शिवकाई जोर से हंस पड़ता है, स्ट्रॉबेरी नेपोलियन केक, गुचेन, तेरे जैसे गरीब का पॉकेट मनी इससे खरीदने के लिए इनाफ है क्या, कहीं फेक तो नहीं ले आया। जिस पर शिवकाई और भी मॉक करते हुए बोलता है, और सबको पता है लियू रुयान को स्वीट सबसे ज्यादा नापसंद है, थैंक्स। ये दो कोल्ड वर्ड्स अचानक हवा को काटते हुए निकलते हैं, जिस पर शिवकाई की सारी हंसी वहीं फ्रीज हो जाती है और आसपास का माहौल एक पल के लिए कंप्लीटली साइलेंट हो जाता है। फिर लियू रुयान कैजुअली बोलती है, आज थोड़ा लो शुगर फील हो रहा है, और वो सबके सामने पैकेजिंग खोल देती है, जिस पर वो डेलिकेट स्ट्रॉबेरी नेपोलियन केक साफ नजर आता है। वो एक स्ट्रॉबेरी पीस फोर्क से उठाकर अपने मुंह में डालती है। उसके रेड लिप्स और व्हाइट टीथ के साथ वो ज्यूसी स्ट्रॉबेरी और भी अट्रैक्टिव लगती है, जिस पर आसपास के लड़के अनजाने में अपनी थ्रोट स्वालो करते रहते हैं। टेस्ट भी बुरा नहीं है, वो कामली बोलती है और फिर मेरी तरफ देखती है, तुम स्पेशली ये लेने गए थे। जिस पर मैं पूरी तरह स्टंड रह जाता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, शुकाई भी शॉक में पड़ जाता है, क्योंकि पूरे कैंपस में लियू रुयान फेमस होती है कि वो गिफ्ट्स एक्सेप्ट नहीं करती। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ, मैंने देखा था कि तुम लंच में ज्यादा नहीं खाती हो। ये वर्ड्स अपने आप मेरे मुंह से निकल जाते हैं, जिस पर लियू रुयान का हाथ हल्का सा रुकता है और वो मेरी आंखों में देखती है, जहां जेन्युइन कंसर्न साफ दिखता है, और उसके दिल में चल रहा गेम थोड़ा सा अनस्टेबल होने लगता है। वो मन ही मन सोचती है, ये लड़का डिटेल में ऑब्जर्व भी करता है। फिर वो फोक नीचे रखती है और अपने बैग से एक मील कार्ड निकालकर मेरी तरफ स्लाइड करती है। मुझे किसी का एहसान पसंद नहीं है, आज का मील मेरी तरफ से जितना स्वाइप करना है कर लो। जिस पर मैं घबराकर पीछे हटता हूँ, नहीं मैं खा चुका हूँ, केक तो तुम्हारे फ्रेंड ने मुझे लाने को कहा था। ये बोलते ही मुझे अपनी गलती का एहसास होता है। शिट, लियू रुयान आईब्रो उठाती है, फ्रेंड, जिस पर मैं तुरंत पैनिक में हाथ हिलाता हूँ, नहीं मेरा मतलब, मुझे लगा तुम्हें ये पसंद आएगा, मुझे क्लास के लिए जाना है। और इतना कहकर मैं जल्दी से वहां से भाग जाता हूँ। मेरे पीछे कैफेटेरिया में हंसी की आवाज गूंजने लगती है और शिवकाई मुझे देखकर तिरस्कार से हंसता है। गांवों वाला है, ठीक से बात भी नहीं कर पाता, और ऐसे लोग भी कैंपस क्वीन के पीछे पड़ते हैं। जिस पर लियू रुयान उसे कोल्ड टोन में रोकती है, शुकाई, जब मैं खा रही होती हूँ तो मुझे आसपास मक्खियां पसंद नहीं आती। ये सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। रुयान, दफा हो जाओ, एक शब्द में लियू रुयान उसे डिसमिस कर देती है और फिर आराम से केक खाना कंटिन्यू करती है। जिस पर शुकाई गुस्से में उठता है, उसे घूरता है और बिना खाना खाए ही चला जाता है। इधर मैं कैफेटेरिया से दूर एक फ्लावर बेड के पास छिपा होता हूँ। तभी फोन फिर से वाइब्रेट करता है, मैसेज आता है, हाँ, शुकाई का चेहरा देखा, मजा आ गया, गुचैन, तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। जिस पर मैं पेड़ से टिककर गहरी सांस लेता हूँ। उसने केक एक्सेप्ट कर लिया, मुझे लगा वो मेरे मुंह पर फेंक देगी। रिप्लाई आता है, ऑब्वियस है, देख नहीं रहे कौन गाइड कर रहा है, लेकिन ज्यादा खुश मत हो, अभी बस उसने तुम्हें डिसलाइक नहीं किया है, अब हमें इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। आज रात 8 बजे स्टेडियम में जॉगिंग, अच्छे कपड़े पहनना, वो फटा टी शर्ट मत पहनना, मैं स्पोर्ट्स वियर भिजवा रहा हूँ डॉर्म मैनेजर के पास। मैं कंफ्यूज्ड होकर पूछता हूँ, रात में जॉगिंग क्यों? जिस पर रिप्लाई आता है, क्योंकि लियू रुयान रोज 8 बजे जॉगिंग करती है, यही बेस्ट मौका है तुम्हारी मेलचाम दिखाने का। याद रखना, हमें एक एक्सीडेंटल एनकाउंटर और किलर अट्रैक्शन चाहिए। मैं फोन देखकर हेल्पलेस स्माइल करता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता होता कि उसी समय कैफेटेरिया में लियू रुयान केक का क्रीम टेस्ट करते हुए फोन पर ऑर्डर प्लेस कर रही होती है। वो हल्की मुस्कान के साथ स्क्रीन देखती है। गुचैन, तुम्हारा वो पुराना टी शर्ट मुझे पहले से इरिटेट कर रहा था। एब्स दिखते हैं ठीक है, लेकिन अपीयरेंस भी मैटर करता है। फिर वो बाहर की ब्राइट सनलाइट को देखती है और महसूस करती है कि उसकी बोरिंग कॉलेज लाइफ अब इंटरेस्टिंग होने लगती है। ये एक ट्रैप जैसा होता है, लेकिन आखिर में इसमें फंसने वाला शिकार कौन होगा, ये अभी क्लियर नहीं होता। शाम को वेस्ट स्टेडियम, जो पूरे कैंपस का फेमस लव स्पॉट होता है, वहां डिम येलो लाइट्स ट्रैक पर गिरती हैं और स्टैंड्स के अंधेरे में कपल्स क्वाइटली बातें करते रहते हैं। 7:50 पर मैं नया स्पोर्ट्स वेयर पहनकर एंट्रेंस पर खड़ा होता हूँ, खुद को मॉडल जैसा फील करता हुआ, लेकिन अंदर से ऑकवर्ड फील करता हूँ। तभी फोन वाइब्रेट करता है, अंदर जाओ, वो ट्रैक 3 पर वार्म अप कर रही है।
पोजर हैंडसम रखना, आईज इंटेंस होनी चाहिए। मैं डीप ब्रेथ लेता हूँ और अंदर जाता हूँ और एक नजर में ही लियो रुयान को क्राउड के बीच पहचान लेता हूँ। वो लाइट पर्पल स्पोर्ट्स आउटफिट में होती है, पोनीटेल में बंधे बाल, और उसकी स्लिम नेक साफ दिखती है। वो स्ट्रेच कर रही होती है, उसका बॉडी परफेक्ट कर्व बना रहा होता है। उसके आसपास कुछ लड़के प्रिटेंड करते हुए वार्म अप करते हैं, लेकिन कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी मैसेज आता है। मैं सोच रहा था तुम्हें पानी देने भेजूं, लेकिन वो टू चीप होता। हमें हाई लेवल स्ट्रैटेजी चाहिए। मैं पूछता हूँ कैसी? रिप्लाई आता है, जब वो दौड़ना शुरू करे उसके पीछे 2 मीटर डिस्टेंस मेंटेन करो, बात मत करना, बस अपनी डीप और स्टेडी ब्रीडिंग उसे सुनने दो। इसे ऑडिरेटरी इन्वेजन कहते हैं। मैं ये पढ़कर थोड़ा शॉक्ड होता हूँ। ये किम ओनर आखिर है कौन? लेकिन दादी के इलाज के लिए मैं मना नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी करना पड़े। लियो रुयान दौड़ना शुरू करती है। उसका पेस स्टेडी होता है, पोनीटेल रिदम में हिलती रहती है, जिस पर मैं भी क्वाइटली ट्रैक पर आता हूँ और उसके पीछे शैडो की तरह पोजीशन ले लेता हूँ। 2 मीटर का ये डिस्टेंस परफेक्ट होता है, ना ज्यादा क्रीपी लगता है और उसकी हल्की फ्रेग्रेंस भी महसूस होती रहती है। मैं अपनी ब्रीदिंग एडजस्ट करता हूँ, डीप और स्टेडी बनाता हूँ, जबकि आगे लियो रुयान पीछे मुड़े बिना दौड़ती रहती है। लेकिन उसके लिप्स के कोने हल्के से उठ जाते हैं, जैसे वो इस सबको क्वाइटली एंजॉय कर रही होती है। असल में जैसे ही वह स्टेडियम में कदम रखता है, उसी मोमेंट मेरी नजर उस पर लॉक हो जाती है, जिस पर मैं बस उसे ही देखती रह जाती हूँ। ये आउटफिट नियन का उस पर काफी सूट करता है, जिस पर उसके ब्रॉड शोल्डर्स और स्लिम वेस्ट और भी हाईलाइट होते हैं। पहले मैंने नोटिस ही नहीं किया था कि यह बेवकूफ इतना अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर रखता है, जिस पर वह चुपचाप पीछे चलता रहता है और कुछ बोलता भी नहीं है। क्या ये शैडो की तरह पीछे रहने का गेम खेल रहा है, जिस पर मैं अंदर ही अंदर हंसती हूँ? ये फोर्थ यंग लेडी कभी सिटी हाई स्कूल लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग की चैंपियन रही है, जिस पर लियो नुयेन की आंखों में अचानक एक ब्राइट स्पार्क दिखता है। इसके बाद वह अचानक स्पीड बढ़ाती है, जिसे देखकर मैं एक पल के लिए रुक सा जाता हूँ, फिर तुरंत उसके पीछे दौड़ता हूँ। मेरी स्टैमिना कंस्ट्रक्शन साइट की मेहनत से बनी है, जिस पर इस लेवल का स्पीड अप मेरे लिए कुछ भी नहीं होता है। 1 लैप, 2 लैप, 3 लैप, शुरुआत का स्लो जॉगिंग अब प्योर स्पीड रेस में बदल जाता है, जिस पर लियो नुयेन की स्पीड लगातार बढ़ती जाती है और आसपास का व्यू ब्लर होकर कलर्स में बदलने लगता है। तभी ईयरफोन्स में बॉस की आवाज गूंजती है, जो सुनकर वह मुझे प्रोवोक कर रही है कि कोथान एक आदमी है तो हार नहीं सकता, जिस पर वह कहती है कि उसे क्रॉस कर और अपनी स्पीड से क्रश कर दे। जब उसके पास से निकले तो पीछे मुड़कर उसे ऐसा लुक दे कि वह स्लो है। यह सुनकर मेरे अंदर भी कम्पिटिटिव फायर जागती है, जिस पर एक लड़की से पीछे रहना मुझे शर्मनाक लगता है और सच में थोड़ा एम्बेरसिंग फील होता है। फिर मैं हल्का सा बड़बड़ाता हूँ, जिस पर मेरे पैर अचानक फोर्स लगाते हैं और रनिंग शूज ट्रैक पर जोर से पड़ते हैं, जिससे एक भारी आवाज निकलती है और मेरा पूरा शरीर एरो की तरह आगे शूट करता है। हवा कानों के पास सीटी बजाती है, जिस पर लियो न्यूयेन फुल एनर्जी से दौड़ रही होती है। तभी अचानक एक तेज हवा उसके पास से गुजरती है और वह ब्लैक शैडो तेजी से उसे क्रॉस करके आगे निकल जाती है, जिस पर जैसे ही मैं उसके पास से गुजरता हूँ, मैं हल्का सा सिर घुमाता हूँ। मेरी आंखों में चैलेंज और एरोगेंस साफ दिखता है और होठों पर एक हल्की मिस्चीवियस स्माइल आती है। यह बॉस के स्क्रिप्ट का कंटेम्प्टेंट लुक था, लेकिन इंटेंस रनिंग के इफेक्ट से यह एक वाइल्ड एग्रेसिव चार्म में बदल जाता है। यह देखकर लियो न्यूयेन का दिल एक पल के लिए स्किप करता है और वह सोचती है कि डेमन यह थोड़ा हैंडसम है, लेकिन यह थॉट सिर्फ 0.1 सेकंड रहता है, जिसके बाद उसकी शर्म गुस्से में बदल जाती है, जिस पर वह दांत भींचती है और अपनी लॉन्ग लेग्स से स्पीड और बढ़ाती है। पोनीटेल हवा में एक परफेक्ट आर्क बनाती है और वह मेरे पीछे शैडो की तरह चेस करती रहती है। फिर आज रात वेस्ट स्टेडियम में एक अजीब सीन बनता है, जहां कोल्ड ब्यूटी, लियो न्यूयेन और गरीब जीनियस को थान दोनों ट्रैक पर पागलों की तरह दौड़ते रहते हैं, जैसे लाइफ एंड डेथ चेस चल रही हो। वे कितने लैप्स दौड़ते हैं पता ही नहीं चलता, जब तक कि लंग्स में आग सी लगने लगती है और पैर भारी होकर लीड जैसे हो जाते हैं। आखिरकार स्पीड धीरे धीरे कम होती है, जिस पर मैं घुटनों पर हाथ रखकर रुक जाता हूँ और ग्रास के पास स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा रहता हूँ। पीछे से तेज फुटस्टेप्स की आवाज आती है, जिस पर लियो नुयेन करीब 3 मीटर दूर रुकती है। वह झुककर हैवी ब्रीदिंग करती है, उसके चीक्स लाल हो जाते हैं और चेस्ट तेजी से उठती गिरती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। स्वेट से विजन ब्लर हो रहा होता है, लेकिन आंखों में स्पार्क्स चमकते रहते हैं। फिर लियो न्यूयेन सांस संभालते हुए डिग्निटी मेंटेन करने की कोशिश करती है और बोलती है कि इतना तेज दौड़कर मरने का प्लान है क्या, जिस पर मैं अपने चेहरे का पसीना पोंछता हूँ। उस मोमेंट में इतना थक जाता हूँ कि बॉस का स्क्रिप्ट भी भूल जाता हूँ और कैजुअली बोल देता हूँ कि तुमने पहले स्पीड बढ़ाई थी, जिस पर मैं कह देता हूँ कि पैर इतने लंबे नहीं हैं, फिर भी अच्छी दौड़ती हो। ये बोलते ही मुझे रिग्रेट होता है कि ये तो शॉर्ट लेग्स कहकर इंसल्ट कर दिया। ये सुनकर लियो न्यूयेन शॉक में आंखें बड़ी कर लेती है और गुस्से में हंसने लगती है। फिर एक कदम आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या मैं ब्लाइंड हूँ।
जैसे ही वह करीब आती है उसकी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस फिर से मुझे हिट करती है, जिस पर मैं इंस्टिंक्टिवली आधा कदम पीछे हटता हूँ और ठंडी स्ट्रीट लाइट पोल से टकरा जाता हूँ। तभी बॉस का मैसेज आता है, जो सुनकर चाहे मर जाऊं फिर भी वेंडिंग मशीन से उसके लिए कोल्ड मिनरल वाटर लाना है और सिर्फ वही देना है। ये देखकर मुझे लगता है कि बॉस लाइव स्ट्रीम देख रही है। टाइमिंग भी परफेक्ट है, जिस पर मैं बिना आर्ग्यू किए वेंडिंग मशीन की तरफ जाता हूँ। कुछ सेकंड्स बाद मैं 2 कोल्ड वाटर बॉटल्स लेकर लौटता हूँ, लेकिन सॉफ्टली देने के बजाय इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए 2 मीटर दूर खड़े होकर उसे सीधा थ्रो कर देता हूँ। लियो न्यूयन रिफ्लेक्स में उसे कैच कर लेती है और ठंडी बॉटल उसके गर्म हाथ में पड़ते ही एक अजीब सेंसेशन क्रिएट करती है। फिर मैं अपनी बॉटल खोलकर सिर पीछे करके एक ही बार में पानी पीता हूँ। पानी मेरे लिप्स से नेक तक बहता है और कॉलर बोन तक पहुंचता है। यह देखकर लियो न्यूयन की आंखों में एक नोटी स्पार्क आता है और वह अचानक पूछती है, कोथान क्या है? जिस पर मैं पानी से चौंक हो जाता हूँ। वह अपनी लॉन्ग लेग्स से मेरे पास आती है और कहती है कि यह आउटफिट अच्छा है और यह नाकी का न्यू सीजन सेट है जिसकी कीमत 10 मिलियन से ज्यादा है। यह सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कता है कि अब राज खुल गया। जिस पर वह मेरे चेस्ट पर हल्का टैप करती है और कहती है कि कल तक कैंटीन में फूड ऑर्डर करते वक्त सोच रहा था और आज एक्सपेंसिव क्लॉथ्स पहन रहा है। उसकी नजर सस्पिशियस हो जाती है और वह पूछती है कि लॉटरी जीती है या किसी ने स्पॉन्सर किया है। यह सुनकर मेरा दिल लगभग बाहर आ जाता है, क्योंकि किसी तरह वह सही गैस के करीब पहुंच जाती है। जिस पर मैं जल्दी से दिमाग चलाता हूं और कह देता हूं कि यह फेक है, ऑनलाइन खरीदा है, सिर्फ 350 युआन में और फ्री डिलीवरी भी मिली है। यह सुनकर लियो न्यूयेन जोर से हंस पड़ती है। उसकी कोल्ड ऑरा टूट जाती है और उसका प्लेफुल साइड सामने आता है। फिर वह मजाक में कहती है कि अगर इतना सस्ता है तो लिंक भेजो। जिस पर मैं मजबूरी में कह देता हूं कि शॉप बंद हो गई है। यह सुनकर वह मेरे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन को देखकर खुश होती है। फिर बॉटल खोलकर एलिगेंटली एक सिप लेती है और पास आकर धीरे से मेरे कान में कहती है कि स्कैमर, और फिर तुरंत मुड़कर चली जाती है। उसकी पोनीटेल हवा में एक स्मूथ आर्क बनाती है और जाते जाते वह कहती है कि फिर मिलते हैं फ्रॉड क्लासमेट। मैं स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा रह जाता हूँ। बॉडी स्टिफ हो जाती है और उसके वर्ड्स की गर्माहट अभी भी कानों में रहती है, जिससे एक इलेक्ट्रिक सेंसेशन फैलता रहता है। तभी फोन फिर से वाइब्रेट करता है, जिस पर बॉस कहती है कि उसने मुझे स्कैमर कहा। इसका मतलब वह अब क्यूरियस हो गई है और विमेन अक्सर क्यूरियोसिटी से ही लव शुरू करती हैं। जिस पर आज का मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। फिर बॉस का मैसेज आता है कि जाकर जल्दी सो जाओ, कल अभी एक और बैटल बाकी है। जिस पर मैं लियो न्यूयेन की दूर जाती हुई बैग को देखता रहता हूँ और फिर फोन स्क्रीन की तरफ देखता हूँ और अचानक मुझे एक अजीब सा इल्यूजन फील होता है। अभी जब लियो न्यूयेन मेरे कान के पास आकर स्कैमर कहती है, उसका टोन बिल्कुल वैसा ही क्यों लगता है जैसे बॉस मुझे बेवकूफ कहकर डांटती है। जिस पर मेरे दिमाग में डाउट उठता रहता है। अगर पहले के इंटरैक्शंस एक रोमांटिक आइडल ड्रामा जैसे लगते थे, फुल पिंक बबल्स के साथ, तो इसके बाद जो होने वाला है वह एक रियल हॉरर मूवी जैसा अनएक्सपेक्टेड होता है। शुक्रवार रात 11 बजे मैं कन्वीनियंस स्टोर की नाइट शिफ्ट खत्म करके हॉस्टल लौटने वाला होता हूँ। तभी पॉकेट में रखा फोन अचानक रिंग करता है, जिस पर एक स्पेशल मिशन आता है। लियो न्यूयेन बैक स्ट्रीट वाले लेट नाइट बारबेक्यू शॉप के पास है और बॉस कहती है कि मुझे तुरंत जाकर उसे पिक करना है। यह सुनकर मैं भौहें सिकोड़ता हूँ, क्योंकि कर्फ्यू का टाइम करीब है और वह वहां अकेली क्या कर रही है। जिस पर बॉस बताती है कि उसका मूड खराब है और वह उस शॉप का कोल्ड नूडल्स खाना चाहती है और ज्यादा सवाल मत करो, लोकेशन ऑलरेडी भेज दी गई है। फिर वह वार्निंग देती है कि आज कुछ होने वाला है और उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करना है। अगर उसके एक बाल को भी कुछ हुआ तो मुझसे हिसाब लिया जाएगा। मैं लोकेशन देखता हूँ जो 500 मीटर से भी कम दूर है, लेकिन एरिया की सिक्योरिटी अच्छी नहीं है, जहां अक्सर गुंडे घूमते रहते हैं। जिस पर मेरे अंदर एक इंस्टिंक्टिव अनईजीनेस आती है और बिना सोचे मैं साइकिल लेकर तेजी से पेडल मारता हूँ। इसी समय एक अंधेरी गली में, जो स्टोर से 2 ब्लॉक्स दूर है, लियो न्यूयेन सच में वहां होती है, लेकिन खाने के लिए नहीं बल्कि रास्ता रोककर उसे घेर लिया जाता है। वहां कोई रोमांटिक फूड स्टॉल नहीं होता, सिर्फ 3 ड्रंक गुंडे और एक बुल्ड आदमी फ्लोरल शर्ट में खड़ा होता है, जिसके चेहरे पर बदतमीजी साफ दिखती है और वह लियो न्यूयेन को पहचान कर गंदी नजर से देखता है। वह लाइटर से खेलते हुए उसे घूरता है और कहता है कि 3 दिन से स्कूल गेट पर वेट कर रहा है और पूछता है कि रिच गाइज के साथ जा सकती है तो उनके साथ ड्रिंक क्यों नहीं कर सकती। लियो न्यूयेन ठंडी दीवार से टिककर खड़ी होती है। उसके हाथ में पेपर स्प्रे टाइटली पकड़ा होता है। फिंगर्स सफेद पड़ जाती हैं, क्योंकि आज वह सच में अनलकी होती है और सिर्फ फ्रेश एयर लेने बाहर निकली थी, बिना कार के। जिस पर यह लोग उसे टारगेट कर लेते हैं। वह ठंडे टोन में कहती है कि दूर हट जाओ और बताती है कि पुलिस को कॉल कर दिया है, लेकिन बार्ड आदमी हंसता है और कहता है कि यह एरिया कैमरा ब्लाइंड स्पॉट है, पुलिस आने से पहले सब हो जाएगा। इतना कहते ही वह अपना हाथ बढ़ाकर उसका रिस्ट पकड़ने की कोशिश करता है, जिस पर लियो न्यूयेन की आईज शार्प हो जाती हैं और वह स्प्रे करने की कोशिश करती है, लेकिन वह आदमी एक्सपीरियंस्ड होता है और उसका हाथ मारकर स्प्रे गिरा देता है, जो दूर नाली में गिर जाता है। फिर वह पास आकर हंसता है और कहता है कि उसे ऐसा फायरी एटीट्यूड पसंद है। तभी अचानक एक जोरदार आवाज आती है और एक पुरानी माउंटेन बाइक पूरी स्पीड से आकर बेल्ड आदमी की वेस्ट में टकराती है, जिस पर वह जोर से चिल्लाता है और आगे गिरकर जमीन पर मुंह के बल गिर जाता है। बाकी 3 गुंडे आधे नशे से बाहर आ जाते हैं और अंधेरे में मैं अपनी टूटी हुई साइकिल एक तरफ फेंकता हूँ और धीरे धीरे खड़ा होता हूँ,
जिस पर मेरी दुबली बॉडी हवा में कमजोर लगती है, लेकिन मेरी आइज एक गुस्साए अकेले भेड़िए जैसी ठंडी होती हैं। फिर मैं धीमी लेकिन ठंडी आवाज में कहता हूं कि जरा हिलकर दिखाओ, जिस पर बाल्ड आदमी खून से भरा चेहरा उठाकर गुस्से में नाइफ निकालता है और अपने लोगों को अटैक करने को कहता है। तीनों गुंडे एक साथ मुझ पर टूट पड़ते हैं और अगले 2 मिनट लियो न्यूयेन के लिए सबसे लंबे बन जाते हैं। मुझे कोई मार्शल आर्ट्स नहीं आती, मैं सिर्फ स्ट्रीट फाइटिंग स्टाइल में जान की परवाह किए बिना लड़ता हूं, जिस पर मैं एक पंच बचाकर सामने वाले की नाक पर जोर से मुक्का मारता हूं और दूसरे को किक मारता हूं। लेकिन आखिर में अकेला इंसान ज्यादा लोगों से कैसे जीतता, और उनके पास वेपन भी होता है। इस केओस में बेल्ट आदमी साइड से स्निक अटैक करता है, नाइफ की ब्लेड चमकती है, जिस पर लियो न्यूयेन चिल्लाती है कि केयरफुल। लेकिन मैं सुनकर भी डोड नहीं करता, क्योंकि मेरे पीछे वह खड़ी होती है। मैं टीथ भींचकर बॉडी ट्विस्ट करता हूं और लेफ्ट आर्म से अटैक ब्लॉक करता हूं, जिस पर नाइफ मेरी स्किन को काटता है और एक शार्प साउंड के साथ खून बहने लगता है, जो मेरी सफेद स्लीव को लाल कर देता है। मैं दर्द दबाकर कराहता हूं, लेकिन रुकता नहीं, और मौका देखकर बाल्ड आदमी के फेस पर हेडबट मारता हूं, जिस पर उसका खून छिटकता है और वह पीछे लड़खड़ाता है। मुझे भी डिजीनेस फील होती है और मेरे माथे से खून बहता है। तभी दूर से पुलिस सायरन सुनाई देती है, जिस पर गुंडे घबरा जाते हैं और भागने लगते हैं, जाते जाते धमकी देते हैं कि फिर मिलेंगे। गली फिर से शांत हो जाती है, जिस पर मेरा शरीर लड़खड़ाता है और मैं दीवार से टिककर नीचे बैठ जाता हूं और मेरे आर्म से खून टपककर जमीन पर गिरता रहता है। यह देखकर लियो न्यूयेन दौड़कर मेरे सामने घुटनों पर बैठ जाती है। उसकी आईज में पहली बार पैनिक और डर साफ दिखता है। वह कांपती आवाज में कहती है कि मैं बहुत खून बहा रहा हूं और जल्दी से टिश्यूज निकालकर वंड दबाने की कोशिश करती है, लेकिन डर से उसके हाथ कांपते रहते हैं। मैं वीक स्माइल के साथ कहता हूं कि रो मत, ये बस छोटा सा कट है, और इंस्टिंक्टिवली उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाता हूं, लेकिन अपने गंदे खून से भरे हाथ देखकर रुक जाता हूं। यह देखकर वह गुस्से और दर्द में चिल्लाती है कि मैं बेवकूफ हूं क्या, नाइफ था फिर डॉज क्यों नहीं किया, जिस पर उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और मेरे हाथ पर पड़ते हैं, जो मुझे अंदर तक हिला देते हैं। फिर मैं धीरे से कहता हूं कि अगर डॉज करता तो वह उसे लग जाता, और मेरी आवाज कमजोर पड़ती जाती है। यह सुनकर लियो न्यूयन एकदम चुप हो जाती है। उसका दिल जोर से धड़कता है, क्योंकि इस फेक दुनिया में जहां लोग उसके पास मनी, ब्यूटी, इश्क के लिए आते हैं, वहां पहली बार कोई उसके लिए सच में खड़ा होता है। सिर्फ ये बेवकूफ ही है जो सिर्फ 7 मिलियन मिशन फी के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिस पर यह डील उसके लिए भारी लॉस बन जाती है। लियो न्यूयेन हल्का सा नाक सुड़कती है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। फिर कहती है कि मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। मैं उठते हुए मना करता हूँ कि हॉस्पिटल नहीं जाना, वह बहुत एक्सपेंसिव होता है। हॉस्टल जाकर एंटीसेप्टिक लगा लूंगा, 1 डीप नहीं है, स्टिचिंग की जरूरत नहीं है। जिस पर पहली बार लियो न्यूयन का डोमिनेटिंग साइड बाहर आता है और वह सख्त आवाज में कहती है कि चुप रहो। मैंने कहा हॉस्पिटल जाना है तो जाना है, एक्सपेंसेस मैं दूंगी, कंपेंसेशन भी मैं दूंगी, और अगर एक वर्ड और बोला तो मैं यहीं रो दूंगी। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता हूँ। मेकअप थोड़ा स्मज हो चुका होता है, लेकिन उसकी थ्रेट बिल्कुल रियल लगती है, जिस पर मुझे अचानक पेन भी कम फील होने लगता है, जैसे कोई फोर्स मुझे कंट्रोल कर रहा हो, और मैं हल्का सा सिर हिला देता हूँ कि ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूँ। फिर लियो न्यूयन मुझे सहारा देकर गली से बाहर लाती है और एक टैक्सी रोकती है, जिस पर राइड के दौरान मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी ब्लर होने लगती है और वह धीरे से मेरा सिर अपने शोल्डर पर रख देती है। उसका मूवमेंट बहुत जेंटल होता है, जैसे कोई ट्रेजर संभाल रही हो। फिर वह धीरे से मेरे कान में कहती है कि आगे से सिर्फ वही मुझे बली कर सकती है, बाकी कोई नहीं। जब मैं जागता हूँ तो मुझे लगता है जैसे हेवन में आ गया हूँ, जिस पर सामने सफेद सीलिंग दिखती है और मैं किसी हार्ड आयरन बेड पर नहीं बल्कि सॉफ्ट मेमोरी फोम बेड पर लेटा होता हूँ। मैं उंगलियां हिलाता हूँ, जिस पर लेफ्ट आर्म में हल्का दर्द महसूस होता है, जो रिमाइंड करता है कि मैं अभी जिंदा हूँ। तभी साइड से लियो न्यूयन की कोल्ड वॉइस आती है कि उठ गए, जिस पर मैं सिर घुमाकर देखता हूँ और फोकस करते ही उसे सोफा पर बैठा देखता हूँ। उसने कपड़े बदल लिए होते हैं, कल का ब्लड स्टैंड स्पोर्ट्स आउटफिट गायब होता है और उसकी जगह एक ब्लैक सिल्क शर्ट होती है, जो उसे और क्लासी बनाती है। वह हाथ में नाइफ लेकर एप्पल पील कर रही होती है, जिस पर उसका पोज ऐसा होता है जैसे कोई आर्ट बना रही हो, लेकिन रिजल्ट बिल्कुल खराब होता है। एप्पल का शेप बिगड़ चुका होता है और अनइवन कट दिखता है। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गला सूखा होता है, जिस पर लियो न्यूयन तुरंत उठती है, वार्म वाटर लेकर मेरे पास आती है और कहती है कि पहले पानी पियो, कुछ मत बोलो। मैं शर्माते हुए खुद लेने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि हाथ मत हिलाओ, अभी स्टिचिंग हुई है, माउथ खोलो। मैं मजबूरी में उसकी बात मानकर पानी पीता हूँ, जिस पर धीरे धीरे मेरी कॉन्शियसनेस क्लियर होने लगती है। फिर मैं पूछता हूँ कि यह जगह कौन सी है। चारों तरफ देखकर मुझे फ्लैट स्क्रीन टीवी और लग्जरी सेटअप दिखता है और बाहर विंडो से रिवर व्यू नजर आता है, जो हॉस्पिटल जैसा नहीं लगता। जिस पर लियो न्यूयन कैजुअली कहती है कि यह प्राइवेट वीआईपी वार्ड है, हार्मनी प्राइवेट हॉस्पिटल का, जहां पब्लिक हॉस्पिटल की भीड़ नहीं होती। ये सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुकता है, क्योंकि यह जगह बहुत एक्सपेंसिव होती है और एक रात का खर्च भी बहुत ज्यादा होता है। जिस पर मैं हेजिटेंट होकर कहता हूं कि मेरे पास इंश्योरेंस है, नॉर्मल हॉस्पिटल ठीक रहेगा, लेकिन वह बिना देखे ही कहती है कि चुप रहो।
700 मिलियन ऑलरेडी एडवांस दे चुकी हूँ, कम पड़े तो और दूंगी, और अगर पैसे की बात की तो नर्स से मोटी नीडल लगवा दूंगी। यह सुनकर मैं तुरंत चुप हो जाता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी रकम मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, और यही रिच लोगों की दुनिया होती है। रूम में अजीब सी साइलेंस फैल जाती है, सिर्फ एप्पल काटने की आवाज आती है। तभी मेरे पास रखा फोन वाइब्रेट करता है, जिस पर मैं इंस्टेंटली समझ जाता हूँ कि बॉस का मैसेज है। मैं लियू न्यूयन की तरफ देखता हूँ, जो अभी भी एप्पल में बिजी होती है, जिस पर मैं धीरे से फोन उठाकर ब्लैंकेट के अंदर अनलॉक करता हूँ। मैसेज आता है कि जिंदा हो या नहीं, जिस पर मेरे हाथ हल्का कांपते हैं, और मैं रिप्लाई करता हूँ कि हॉस्पिटल में हूँ। बॉस फिर पूछती है कि लियू न्यूयन क्या कर रही है, कहीं वह मुझे छोड़कर चली तो नहीं गई। मैं चुपके से उसकी तरफ देखता हूँ। वह पूरी फोकस से एप्पल को बनी शेप देने की कोशिश कर रही होती है, जिस पर बॉस का मैसेज आता रहता है कि वह सिर्फ शो ऑफ करती है, अभी फोन चला रही होगी या सेल्फीज ले रही होगी। मैं उसे देखता हूँ, उसकी नोज पर पसीने की छोटी बूंदें दिखती हैं, और वह जेन्युइनली मेहनत कर रही होती है, जिस पर मुझे हंसी आने लगती है। तभी लियू न्यूयेन फाइनली अपना मास्टरपीस पूरा करती है और प्लेट लेकर मेरे सामने आती है। उसके चेहरे पर प्राउड एक्सप्रेशन होता है, जैसे कॉम्प्लीमेंट का इंतजार कर रही हो, और कहती है कि खाओ, पहली बार बनाया है, दिखने में खराब है लेकिन टेस्ट सेम है। मैं उन वियर्ड शेप्ड एप्पल पीसेस को देखता हूँ और अंदर एक वार्म फीलिंग उठती है। फिर उसे थैंक्स बोलकर एक पीस खाता हूँ। वह मुझे ध्यान से देखती है और पूछती है कैसा है, जिस पर मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि बहुत स्वीट है, और उसके लिप्स पर हल्की स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी उसका फोन बजता है। वह स्क्रीन देखती है और उसका एक्सप्रेशन तुरंत डार्क हो जाता है, और वह गुस्से में धीरे से बोलती है कि आइडियट्स। मैं पूछता हूँ क्या हुआ, जिस पर वह थोड़ी देर हेजिटेट करती है और फोन मेरी तरफ घुमा देती है और कहती है खुद देख लो, तुम फेमस हो गए हो। वह जियांगचेन यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल फोरम होता है, जहां टॉप पर पिंड पोस्ट दिखता है, जिसमें लिखा होता है कि लेट नाइट इंसिडेंट में पुअर स्टूडेंट और कैंपस ब्यूटी लियू न्यूयन घायल हुए। क्या ये हीरो सेविंग ब्यूटी है या कोई ट्रैप? और साथ में कुछ ब्लरी फोटोज भी लगे होते हैं, जो क्लियरली किसी पासरबाई ने सीक्रेटली क्लिक किए होते हैं। पहली फोटो में साफ दिखता है कि मैं कन्वीनियंस स्टोर के सामने साइकिल को पूरी स्पीड से पेडल करता हुआ भाग रहा हूं, जिस पर मेरी बैक ही दिख रही होती है। दूसरी फोटो में लियू न्यूयन हॉस्पिटल गेट पर मुझे, जो खून से भरा होता है, सहारा देकर नीचे उतार रही होती है। तीसरी फोटो सबसे ज्यादा वायरल होती है, जिसमें लियू न्यूयन इमरजेंसी रूम के बाहर खड़ी होती है, उसकी आंखें लाल होती हैं और वह गुस्से में एक्सप्लोड करती हुई दिखती है। नीचे कमेंट सेक्शन हजारों रिप्लाईज से भर चुका होता है, जैसे कोई मैसिव ऑनलाइन वॉर चल रही हो। कोई कहता है कि कौथान तो कैंटीन में मीट भी अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर ये नाइफ वाले रॉबर को कैसे हरा देता है, ये कॉम्बैट पावर अनरियलिस्टिक है। जिस पर दूसरा बोलता है कि ये कोई हीरो सेविंग ब्यूटी नहीं, बल्कि खुद का ड्रामा है, पूरा सेटअप कोधन ने खुद क्रिएट किया है, इतनी कोइंसिडेंस पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि एक गरीब आदमी स्टेटस के लिए कुछ भी कर सकता है, जिस पर कोई कंपेयर करता है कि एक तरफ रिच ब्यूटी है और दूसरी तरफ गरीब जीनियस। अगर दोनों कपल बन गए तो 30 साल की स्ट्रगल बच जाएगी। यह तो प्रॉपर सॉफ्ट राइस लाइफ है। ये सब पढ़ते पढ़ते मेरी आईब्रोज टाइट हो जाती हैं, क्योंकि मुझे फीनिक्स मैन और चीप ट्रिक कहकर टारगेट किया जा रहा होता है। तभी लियू न्यूयन अचानक फोन छीन लेती है और कहती है कि मत देखो, ये लोग बस फ्री बैठे हैं, काम नहीं है। ऊपर से वह काम दिखती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह गुस्से में होती है, जिस पर वह मन ही मन सोचती है कि मेरे आदमी को फीनिक्स मैन बोलने की हिम्मत कैसे हुई। फिर वह खड़ी होकर बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ, और अंदर जाकर डोर लॉक करती है। फिर तुरंत अपना बैकअप फोन निकालती है और दूसरे अकाउंट में स्विच करती है। उसके फिंगर्स इतनी तेजी से टाइपिंग करते हैं कि जैसे आफ्टर इमेज दिखता है, और वह कमेंट्स में रिप्लाई करना शुरू करती है कि रूमर फैलाने वालों को लीगल एक्शन झेलना पड़ेगा। वह गुस्से में लिखती है कि कोथान के आर्म में 8 स्टिचेस लगे हैं, नर्व डैमेज तक हो सकता था, और जो खुद कावर्ड हैं वही दूसरों की ब्रेवरी पर शक करते हैं। फिर वह कहती है कि अगर कोई रिच गर्ल किसी को सपोर्ट करना चाहे तो उसमें दूसरों का क्या जाता है, ये लाइफ रिस्किंग काइंडनेस है, कोई चीप डील नहीं। इतना लिखने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता, जिस पर वह वीचैट खोलती है और एक कॉन्टैक्ट ढूंढती है जिसका नाम प्रोफेशनल ओपिनियन कंट्रोलर होता है, और उसे 175 मिलियन ट्रांसफर कर देती है। सामने से तुरंत रिप्लाई आता है कि बॉस आज किसे प्रमोट करना है, जिस पर वह क्लियर ऑर्डर देती है कि जियांगचेनग यूनिवर्सिटी फोरम पर कोथान के खिलाफ सारे नेगेटिव कमेंट्स दबा दो और सिर्फ पॉजिटिव प्रेस से भर दो। सब अरेंज करने के बाद वह मिरर में खुद को देखती है और राहत की सांस लेती है। फिर हल्का मुस्कुराते हुए कहती है कि देखो कोथान, मैं तुम्हारे लिए कितना कर रही हूँ। इसके बाद वह अपना कोल्ड एक्सप्रेशन वापस लाती है और बाहर आ जाती है। जब वह वापस बेड के पास आती है तो देखती है कि मैं फोन को घूरते हुए लॉस्ट सा बैठा हूँ, जिस पर वह पूछती है क्या हुआ। मैं अजीब एक्सप्रेशन के साथ कहता हूं कि फोरम का मूड अचानक बदल गया है, जिस पर वह पास आकर देखती है। अब कमेंट सेक्शन पूरी तरह बदल चुका होता है, जहां लोग लिख रहे होते हैं कि कोथान कितना हैंडसम है, उसका ब्रोकन येट स्ट्रॉन्ग वाइब अमेजिंग है, और वह असली मर्द है, रिच स्पॉइल्ड बॉयज से कहीं बेहतर। कोई लिखता है कि वह अंधेरे में भी स्टार्स को देखता है और अपनी लड़की को प्रोटेक्ट करता है। ये रियल लाइफ रिडेम्पशन स्टोरी है। ये सब देखकर मैं हैरान रह जाता हूं और कहता हूं कि यह थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया, जिस पर लियो न्यूयन हंसी रोकते हुए सीरियस बनकर कहती है कि यह बस लोगों की सही जजमेंट है, जस्टिस हमेशा लोगों के दिल में होता है। मैं उसके इनोसेंट फेस को देखता हूँ, जैसे उसे कुछ पता ही नहीं,
और मेरे दिमाग में एक अजीब थॉट आता है कि बॉस ने अभी रिप्लाई क्यों नहीं किया। और जैसे ही लियू न्यूयेन वॉशरूम गई तभी पब्लिक ओपिनियन कैसे बदल गया। लेकिन मैं तुरंत इस थॉट को हटा देता हूँ क्योंकि बॉस एक आदमी है और लियू न्यूयेन से नफरत करता है। दोनों एक साइड पर नहीं हो सकते। तभी लियू न्यूयेन अचानक बोलती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मुझे 2 दिन और ऑब्जर्वेशन में रहना होगा और इन 2 दिनों में वह मेरी केयर करेगी। मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं, वह लीव मैनेज कर देगी। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ कि बॉस का मिशन अभी बाकी है, लेकिन वह बीच में रोक देती है और कहती है कि अभी मेरा काम सिर्फ रिकवर करना है। उसका टोन बिल्कुल बॉस जैसा होता है, जिस पर मैं बिना सोचे सिर हिला देता हूँ। तभी मेरे फोन में बॉस का नया मैसेज आता है कि अब जब पब्लिक मुझे हीरो मान रही है तो इस मोमेंटम का फायदा उठाओ और लियू न्यूयेन की गिल्ट को पीक पर पहुंचाओ। 3 दिन बाद मैं डिस्चार्ज होकर बाहर आता हूँ। आर्म पर अभी भी बैंडेज होता है, लेकिन मैं उस रॉयल ट्रीटमेंट से परेशान हो चुका होता हूँ जहां मुझे हर चीज सर्व की जा रही होती है। लियू न्यूयेन हर दिन मेरे लिए एक्सपेंसिव मील्स अरेंज करती है जो मुझे और ऑकवर्ड फील कराता है। जब मैं हॉस्टल लौटता हूँ तो रूममेट्स मुझे एडमिरेशन से देखते हैं और मजाक में कहते हैं कि रिच बन जाओ तो हमें मत भूलना, और पूछते हैं कि क्या लियू न्यूयेन ने सच में मेरे लिए एप्पल काटा था और क्या उसके पील्स ऑक्शन कर सकते हैं। मैं समहोव उनकी बातें हैंडल करता हूँ और बेड पर जाकर कर्टेन बंद कर देता हूँ। फिर फोन निकालकर बॉस को कॉल करता हूँ क्योंकि हॉस्पिटल में लियू न्यूयेन मुझे इतना क्लोजली वॉच कर रही थी कि रिपोर्ट करने का चांस नहीं मिला। कॉल कनेक्ट होता है और दूसरी तरफ से बॉस की हैवी मेल वॉइस आती है जिस पर मैं बताता हूँ कि डिस्चार्ज हो गया हूँ। वह कामली कहता है कि उसने सब देख लिया है और मैं अच्छा काम किया है और ये सफरिंग ट्रिक पुरानी है लेकिन लियू न्यूयेन जैसी इमोशनली एम्प्टी वुमन पर इफेक्टिव है। फिर वह पूछता है कि क्या अब वह पूरी तरह मेरे कंट्रोल में है, जिस पर मैं हल्का सा फ्राउन करता हूँ क्योंकि मुझे ये ट्रिक वाला वर्ड पसंद नहीं आता। मैं ऑनेस्टली कहता हूँ कि उस रात मैं सच में उसे बचाना चाहता था, कोई कैलकुलेशन नहीं थी और वह वैसी नहीं है जैसी बॉस सोचता है क्योंकि उसने हॉस्पिटल में मेरी बहुत केयर की है और वह एक्चुअली काइंड है। यह सुनकर दूसरी तरफ 3 सेकंड तक साइलेंस छा जाता है। इस समय गर्ल्स हॉस्टल के एक सिंगल लग्जूरियस रूम में लियू रुयान अपने बेड पर उल्टा लेटी होती है और अपने दिल से एक जायंट टेडी बियर को हक किए रहती है जिसे उसने अभी हाल ही में खरीदा था। यह सुनते ही उसके होंठों के किनारे हल्का सा स्माइल आता है जिस पर वो एक्साइटमेंट में बेड पर एक रोल लेती है और मन ही मन सोचती है कि चलो, उसमें अभी भी थोड़ी ह्यूमैनिटी बाकी है। बेकार में इस मिस्सी ने उसके लिए चाय पानी सर्व नहीं किया, जिस पर अगले ही पल उसे अपनी आइडेंटिटी याद आती है। वह किम चू है और वही क्रेडिटर है जिसे लियू रुयान ने पहले हर्ट किया था। इसके बाद ईयरफोन से एक ठंडी हंसी की आवाज सुनाई देती है। लियांगशान, गुचैन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब बस उसकी एक्टिंग है। वह तुम्हारी केयर करके अपने अंदर की मोरल सुपीरियरिटी को सेटिस्फाई कर रही है। जिस पर किमचू की आवाज और भी ठंडी हो जाती है। क्या तुम उसके लिए सॉफ्ट हो गए हो? जवाब दो। यह सुनकर मेरा फोन पकड़ने वाला हाथ कस जाता है। मैं नहीं हूं। मैं तुरंत डिनाई करता हूं, लेकिन मेरी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं होता। मैं बस इतना फील करता हूं कि क्या हमने उसे गलत समझ लिया था। शायद उस साल। जिस पर किमचू गुस्से में बीच में ही रोक देता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। अपनी आइडेंटिटी याद रखो। तुम मुझ पर एक लाइफ ओवे करते हो। अब मैं चाहता हूं कि तुम अपनी लॉयल्टी प्रूव करो। मैं एक गहरी सांस लेता हूं। आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं? इसके बाद किमचू बोलता है कि इस वीकेंड जियांग चनग यूनिवर्सिटी में एक चैरिटी ऑक्शन पार्टी होने वाली है। लियू रुयान स्टूडेंट काउंसिल की आर्ट हेड के रूप में अपनी सबसे प्रेशियस चीज ऑक्शन में रखेगी। जिस पर वह थोड़ी देर रुकता है और उसकी टोन और भी डार्क हो जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम उसके कंपेनियन बनकर वहां जाओ। फिर ऑक्शन के दौरान चाहे वह जो भी आइटम निकाले, तुम सबके सामने उसे फेंक कहोगे। मैं चाहता हूं कि तुम पूरे एलीट क्राउड के सामने उसकी रेप्यूटेशन को बिना किसी मेसी के क्रश कर दो। यह सुनकर मेरी आंखें सिकुड़ जाती हैं। यह बहुत ज्यादा है। मैं तुरंत मना कर देता हूं। यह एक चैरिटी इवेंट है और अगर वह सच में उसकी फेवरेट चीज है तो ऐसा करना उसकी रेप्यूटेशन डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस पर किमचू की आवाज बदल जाती है। तुम्हें उस पर दया आ रही है? गुचैन, ये मत भूलो, अगले महीने तुम्हारी ग्रैंड मदर की इंपोर्टेड मेडिसिन अभी कस्टम्स में अटकी हुई है और सिर्फ मैं ही उसे निकलवा सकता हूँ। ये एक साफ थ्रेट होता है। मेरी सांसें तेज हो जाती हैं। एक तरफ किमचू का एहसान और मेरी ग्रैंड मदर की लाइफ है और दूसरी तरफ वह लड़की है जो ऑकवर्ड तरीके से हॉस्पिटल बेड के पास मेरी केयर करती थी। इसके बाद मैं दांत भींच कर कहता हूँ, कोई और टास्क दे दो। मैं गेम में उसे 100 बार किल कर सकता हूँ, एरेंज कर सकता हूँ, मेहनत वाला काम कर सकता हूँ, लेकिन सबके सामने किसी लड़की को इंसल्ट करना, ये मैं नहीं करूंगा। जिस पर कॉल अचानक कट हो जाती है। मैं ब्लैक स्क्रीन को देखता रहता हूँ और अंदर इरिटेशन बढ़ती जाती है। फिर मैं फोन को साइड में रखता हूँ, बेड पर लेटकर सीलिंग को खाली नजरों से देखता रहता हूँ। दूसरी तरफ लियू रुयान गुस्से में फोन फेंक देती है और अचानक उठकर बैठ जाती है। यह स्टबर्न आइडियट। वह टेडी बेयर को पकड़कर अपना गुस्सा निकालती है। मैं तुम्हें मौका दे रही हूँ स्ट्रगल के जरिए एक स्ट्रांग इमेज बनाने का, लेकिन तुम स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो मैं नेक्स्ट स्टेप कैसे लूं? लेकिन जैसे ही उसका गुस्सा कम होता है, उसके दिल में एक अजीब सी स्वीटनेस भरने लगती है। वह मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। किमचू की थ्रेट के बावजूद, ह्यूज डेट के बावजूद, वह मेरी डिग्निटी बचाने का चॉइस करता है। जिस पर लियू रुयान टेडी को सीने से लगाकर सॉफ्टली उसकी फर पर सिर टिकाती है और उसकी आंखें
ड्रीमी हो जाती हैं। गुचैन, अगर तुम ऐसे हो तो मैं तुम्हारे साथ सच में खेल कैसे पाऊंगी। इसके बाद वह एक लंबी सांस लेती है और फिर से फोन उठाती है। अगर तुम खुद से एक्ट नहीं कर रहे तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगी। अगले दिन लाइब्रेरी में मैं अपने पेंटिंग असाइनमेंट्स पूरा कर रहा होता हूँ, जिस पर अचानक एक शैडो मेरे सामने गिरती है। लियू रुयान कब सामने आकर खड़ी हो जाती है मुझे पता ही नहीं चलता। मैं ऊपर देखता हूँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? जिस पर वह अपने बैग से एक गोल्डन इनविटेशन कार्ड निकालती है और मेरे सामने रख देती है। शनिवार रात एक चैरिटी ऑक्शन पार्टी है, मुझे एक कंपेनियन चाहिए, क्या तुम फ्री हो? मैं इनविटेशन को देखता हूँ और किम चू की वार्निंग याद आती है। अगर मैं नहीं गया तो ग्रैंड मदर की मेडिसिन सच में रुक सकती है, और अगर गया तो मुझे वह क्रूअल टास्क करना पड़ेगा। थोड़ा हेजिटेट करने के बाद मैं कहता हूँ, मेरे पास फॉर्मल क्लॉथ्स नहीं है और मैं ऐसे इवेंट्स के लिए सूटेबल भी नहीं हूँ। जिस पर वह कैजुअली कहती है, क्लोथ्स मैंने तैयार कर लिए हैं। फिर वह चिन को हाथ पर टिकाकर मुझे देखती है। गुचेन, तुमने मुझे सेव किया था और अब पूरे कैंपस में हमारे बारे में रूमर्स फैल रहे हैं। अगर तुम नहीं आए तो लोग सोचेंगे कि मैं अनग्रेटफुल हूँ। ये रीजन इतना स्ट्रांग होता है कि मैं कुछ कह नहीं पाता। उसकी उम्मीद भरी आंखों को देखकर मैं आखिरकार मान जाता हूँ। ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन अंदर ही अंदर मैं कसम खाता हूँ कि मैं वहां इनविजिबल बनकर रहूंगा। चाहे किमचू कुछ भी कहे, मैं उसे इंसल्ट नहीं करूंगा। ज्यादा से ज्यादा मैं पैसे उधार नहीं लूंगा, मैं ब्लड डोनेट करूंगा, एक्स्ट्रा जॉब्स करूंगा। जिस पर लियू रुयान की आंखों में तुरंत खुशी भर जाती है। तो तय रहा, शनिवार शाम 5 बजे मैं डॉर्म के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह कहकर वह उठती है और जाने लगती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रुकती है, पीठ मेरी तरफ करके कहती है, हाँ, उस दिन मैं एक पेंटिंग ऑक्शन करूंगी जिसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन को ड्रॉ किया है। उस समय मुझे सपोर्ट करना। मैं उसकी जाती हुई बैग को देखता हूँ और मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुकती है। वह इंपॉर्टेंट पर्सन कौन है? किमचू या फिर वजिकाई? ये सोचकर मेरे अंदर अजीब सा बिटरनेस आ जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता होता कि लाइब्रेरी से बाहर जाते ही लियू रुयान एक पिलर के पीछे छुपकर तुरंत एक मैसेज भेजती है, अगर तुम उसे इंसल्ट नहीं कर सकते तो तरीका बदलते हैं। ऑन ऑक्शन में चाहे पेंटिंग कितने में भी जाए, तुम्हें उसे हर हाल में खरीदना होगा, चाहे फेक मनी ही क्यों न लगाना पड़े। मैसेज भेजकर वह चालाकी से मुस्कुराती है और फोन रख देती है, जिस पर वह मन ही मन सोचती है, उस पेंटिंग में उस रात का सीन बना है जब वह स्ट्रीट लाइट के नीचे भाग रहा था। अगर वह इडियट जीकाई उसे खरीद ले गया तो मैं शर्म से मर जाऊंगी। गुचेन, यह हार्ड मोड तुमने खुद चुना है। वह हल्के कदमों से गुनगुनाते हुए आगे बढ़ती रहती है और मैं लाइब्रेरी में न्यू इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाता हूँ। उस पेंटिंग को खरीदना? ऐसे चैरिटी ऑक्शन में स्टार्टिंग प्राइस ही लाखों में होती है और कभी कभी करोड़ों तक पहुंच जाती है। मुझे बेच भी दिया जाए तो इतनी वैल्यू नहीं होगी। जिस पर मैं टेबल पर झुक जाता हूँ और एक हेल्पलेस स्क्रीम निकालता हूँ। जियांग चेनग होटल में क्रिस्टल क्लैडर्स की रोशनी चारों तरफ फैलती है और पूरा हॉल इतनी चमक से भरा होता है कि आंखें ऑलमोस्ट चौंधिया जाती हैं। मुझे इस वक्त ऐसा फील होता है जैसे मैं एक बदसूरत डक बनकर स्वान लेक में घुस गया हूं, जिस पर चारों तरफ जियांग चेनक के बड़े बड़े एलीट लोग खड़े होते हैं और हर एक आदमी जब वाइन ग्लास लेकर मेरे पास से गुजरता है तो उसकी नजरें ऐसे होती हैं जैसे वह किसी प्रोडक्ट की कीमत लगा रहा हो। जिस पर मेरी पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट करता है और मैसेज आता है, सुनो, आज रात की मेन कैरेक्टर लियू रुयान है, लेकिन आज का हंटर तुम हो। ऑक्शन शुरू होने वाला है और चाहे लियू रुयान कोई भी आइटम रखे, वह इडियट जी का जरूर तुम्हारे साथ कम्पीट करेगा। तुम्हारा सिर्फ एक मिशन है, किसी भी हालत में उससे ज्यादा बिड लगानी है और किसी भी कीमत पर जीकाई को जीतने मत देना। ये पढ़ते ही मैं स्क्रीन को घूरता रह जाता हूँ और मेरी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। बॉस, आप मजाक कर रहे हैं क्या? यहाँ स्टार्टिंग प्राइस ही लाखों में है और मेरे पास तो कार्ड में सिर्फ 7 लाख ही हैं। मैं बिड कैसे करूंगा? जिस पर रिप्लाई आता है, अपनी लाइफ लगाकर बस बोर्ड उठाने की हिम्मत करो, पैसे का इंतजाम मैं कर दूंगा, लेकिन अगर जी का जीत गया तो तुम्हारी ग्रैंडमदर की मेडिसिन कल से बंद हो जाएगी। अब खुद डिसाइड करो। यह सुनकर मैं गहरी सांस लेता हूँ और फोन पॉकेट में डाल देता हूँ। गले में जैसे कुछ अटकता है और यह सफोकेशन मुझे पागल करने लगता है। जिस पर स्टेज से होस्ट की आवाज गूंजती है, डियर गेस्ट्स, आपका स्वागत है जियांग चेनग यूनिवर्सिटी के एनुअल चैरिटी ऑक्शन नाइट में। यह सुनकर मेरे थॉट्स टूट जाते हैं और ऑक्शन ऑफिशियली शुरू हो जाता है। मैं मजबूरी में अपनी सीट पर वापस आता हूँ और मेरी सीट फ्रंट रो में होती है, जहां मेरे लेफ्ट में लियू रुयान बैठी होती है और राइट में वही एरोगेंट जीकाई बैठा होता है। आज रात लियू रुयान इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि सांस रुकती है। उसने ब्लैक इवनिंग गाउन पहना होता है, उसके लॉन्ग हेयर टाइड होते हैं जिससे उसका स्लिम नेक दिखता है और उसके हाथ में ऑक्शन कैटलॉग होता है। फेस पर परफेक्ट स्माइल रहती है, लेकिन सिर्फ मैं नोटिस करता हूँ कि उसका बॉडी थोड़ा स्टिफ है। जिस पर मैं धीरे से पूछता हूँ, तुम नर्वस हो क्या? यह सुनकर वह मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए सरप्राइज आता है, फिर वह एरोगेंस से स्माइल करती है। ऐसे सीन्स मैं कई बार देख चुकी हूँ। उल्टा तुम हो, कहीं बाद में तुम्हारे पैर कांपते कांपते कंट्रोल से बाहर ना हो जाएं। हालांकि वह स्ट्रांग दिखती है, लेकिन मैं क्लियरली देखता हूँ कि उसके हाथ की उंगलियां हल्का सा कांपती हैं। इसके बाद ऑक्शन के शुरुआती आइटम्स आते हैं। ज्यादातर एंटिक्विटीज और ज्वेलरी होती हैं, जिस पर जीकाई बहुत एक्टिव रहता है। बार बार बोर्ड उठाकर करोड़ों की बिड लगाता है और कई आइटम्स जीत लेता है।
और हर बार जीतने के बाद वह मुझे प्रोवोकेट करने वाली नजर से देखता है, जिस पर वह जोर से बोलता है। कुछ लोग बाहर से तो क्लासी लगते हैं, लेकिन पॉकेट में टैक्सी के पैसे भी नहीं होते। और यह सुनकर आसपास के लोग हल्का हंसते हैं, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं करता। मैं बस उस मोमेंट का इंतजार कर रहा होता हूँ। इसके बाद होस्ट की आवाज एक्साइटेड हो जाती है। अब हम आज की सबसे इंपॉर्टेंट आइटम्स में से एक पेश करने जा रहे हैं, जिसे जियांग चेनक यूनिवर्सिटी की आर्ट हेड मिस लियू रुयान ने खुद बनाया है। यह सुनते ही रेड क्लॉथ हटाया जाता है और पूरा हॉल एक पल के लिए साइलेंट हो जाता है। फिर अचानक सप्रेस्ड शॉक की आवाजें उठती हैं। पेंटिंग में कोई फ्लावर्स या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट नहीं होता, बल्कि एक रियलिस्टिक सीन होता है, जिसमें एक डार्क रेनी नाइट दिखाई जाती है। स्ट्रीट लाइट की येलो लाइट में शैडोज लंबी खिंचती हैं और एक बॉय व्हाइट शर्ट में पूरी तरह भीगा हुआ एक अननोन गर्ल के सामने खड़ा होता है, उसे प्रोटेक्ट करता हुआ, और उसके लेफ्ट आर्म से ब्लड टपकता है जो रेड फ्लावर्स की तरह फैलता जाता है। भले ही सिर्फ बैक दिखाई देती है, फेस क्लियर नहीं होता, लेकिन वहां मौजूद हर कोई तुरंत पहचान जाता है वह मैं हूं। जिस पर मैं उस पेंटिंग को देखता रह जाता हूं और मेरा दिल जैसे किसी ने कसकर पकड़ लिया हो। मुझे कभी नहीं पता था कि उस रात लियू रुयान की नजरों में मैं ऐसा दिखता हूं। यह सिर्फ पेंटिंग नहीं, एक साइलेंट कन्फेशन जैसा होता है, जिस पर जी काई का चेहरा तुरंत बदल जाता है। वह 3 साल से लियू रुयान को परस्यू कर रहा था, लेकिन कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ पाया, और मैं कुछ ही दिनों में उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता हूं। इसके बाद वह गुस्से में बोर्ड उठाता है 10 मिलियन, और दांत भींचते हुए कहता है कि वह इसे खरीद कर जला देगा। जिस पर एक और आवाज आती है कि इस पेंटिंग की आर्टिस्टिक वैल्यू भी बहुत हाई है और लियू फैमिली की रेप्यूटेशन भी जुड़ी है। फिर जी काई और जोर से बोलता है 50 मिलियन, और पूरे हॉल को घूरता है, जैसे चैलेंज कर रहा हो कि कोई उससे कंपेट ना करे। यह देखकर बाकी लोग धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं, क्योंकि कोई भी उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता। होस्ट बोलता है 175 मिलियन, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, और अगर कोई और बिड नहीं करता तो ये पेंटिंग जी काई की हो जाएगी। जिस पर लियू रुयान नीचे बैठी होती है और उसका चेहरा थोड़ा पैल हो जाता है। वो इस पेंटिंग के जरिए अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहती थी, लेकिन अगर ये जी काई के हाथ में जाकर डिस्ट्रॉय हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। वह इंस्टिंक्टिवली मेरी तरफ देखती है, लेकिन मैं स्ट्रेट बैठा रहता हूँ। मेरे हाथ बिल्कुल स्टिल होते हैं, और यह देखकर उसकी आंखों में डिसअपॉइंटमेंट आ जाती है। शायद वह मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन उसी मोमेंट जब होस्ट हैमर गिराने वाला होता है, मैं अपना बोर्ड उठा देता हूँ। 350 मिलियन। मेरी आवाज लाउड नहीं होती, लेकिन पूरे साइलेंट हॉल में थंडर की तरह गूंजती है। जिस पर लियू रुयान शॉक में मेरी तरफ मुड़ती है, और जी काई मुझे ऐसे देखता है जैसे घोस्ट देख लिया हो। वह चिल्लाता है, तू पागल हो गया है क्या? तेरे पास 1 लाख भी है क्या? अगर बिड जीत कर पैसे नहीं दिए तो सीधे जेल जाएगा। मैं उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बस स्टेज पर रखी उस पेंटिंग को शांत नजरों से देखता रहता हूँ, जिस पर वह मेरी ही बैक होती है। मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, और सबसे ज्यादा मैं यह नहीं चाहता कि लियू रुयान की मेहनत कोई कुचल दे। 2 लाख। जी काई गुस्से में तुरंत प्राइस बढ़ाता है, जिस पर मैं पीछे नहीं हटता। 2,10,000। 3 लाख। वह चिल्लाता है 3,10,000। मैं बिना एक्सप्रेशन बदले बोल देता हूँ, जैसे यह पैसे नहीं बल्कि बस नंबर्स हों। जिस पर पूरा हॉल शोर करने लगता है। क्या यह गरीब लड़का पागल हो गया है? जेलसी में अपनी लाइफ तक दांव पर लगा रहा है? यही प्यार की ताकत है क्या? थोड़ा स्टूपिड है, लेकिन फिर भी थोड़ा इमोशनल लग रहा है। जी का इतना गुस्सा हो जाता है कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। 3 लाख उसके लिए भी छोटी रकम नहीं होती, और सबसे बड़ी बात यह कि यह पेंटिंग उसके राइवल की है। इसे खरीदकर क्या वह खुद को टॉर्चर करेगा? लेकिन वह हार नहीं सकता, क्योंकि रिस्पेक्ट चली गई तो सब खत्म हो जाएगा। जिस पर वह दहाड़ता है 4 लाख। गुड चेन। मैं देखता हूं तुम कहां से लाते हो इतना पैसा। बाद में पेमेंट के वक्त मेरे सामने मत गिड़गिड़ाना। मेरे हाथों में ठंडा पसीना आ जाता है। यह अमाउंट पहले के डेट के साथ मिलकर लगभग 1 मिलियन के पास पहुंचता है, और मुझे लगता है जैसे मेरी सोल कांप रही है। फोन अब तक साइलेंट होता है। किम चू की तरफ से कोई मनी ट्रांसफर नहीं आता, कोई नोटिफिकेशन नहीं आता, और ये पूरा गेम मेरी लाइफ पर खेला जा रहा होता है। जिस पर मैं एक बार लियू रुयान की तरफ देखता हूँ। वह मुझे एक बहुत कॉम्प्लेक्स नजर से देख रही होती है, जिसमें शॉक, वरी और एक अजीब सा फीलिंग होता है जिसे मैं समझ नहीं पाता। इसके बाद मैं फिर से बोर्ड उठाता हूँ। मेरी आवाज भारी होती है लेकिन फर्म रहती है। 5 लाख। ये सुनते ही पूरा हॉल एक्सप्लोड हो जाता है। जी काय का मुंह खुला रह जाता है, और आखिर में वह गुस्से में बोर्ड फेंक देता है। बहुत अच्छा, 5 लाख देकर एक बेकार पेंटिंग खरीद। अब देखता हूं तू इसे कैसे हैंडल करेगा। गार्ड्स, इसे नजर में रखना, कहीं भाग न जाए। होस्ट की आवाज एक्साइटमेंट में कांपती है। 1,75,00,000। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, सोल्ड। जिस पर हैमर की आवाज पड़ते ही मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है, और मैं चेयर पर गिर जाता हूँ। सब खत्म हो गया। इतना पैसा चाहे मैं खुद को बेच दूं, ऑर्गन बेच दूं, फिर भी नहीं चुका सकता। पार्टी खत्म होने के बाद मैं बैक स्टेज खड़ा होता हूँ। सामने होटल मैनेजर और 2 स्टाफ मशीन्स लेकर खड़े होते हैं, और मेरा चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ जाता है। मिस्टर गुचेन, टोटल अमाउंट 1,75,00,000 है।
आप कार्ड से पे करेंगे या चेक से? मैनेजर पॉलिट टोन में पूछता है, लेकिन उसकी आंखों में डाउट साफ दिखता है। मैं कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन गला सूख जाता है, आवाज नहीं निकलती। जिस पर जी काई अपने दोस्तों के साथ डोर पर खड़ा होकर मजा लेता है। स्वाइप करो ना, या कार्ड लाना भूल गए? और सब हंसने लगते हैं। मैं ह्यूमिलिएशन एक्सेप्ट करने ही वाला होता हूँ और लीगल पनिशमेंट के लिए रेडी होता हूँ, तभी अचानक डोर खुलता है। लियू रुयान अंदर आती है और बिना मेरी तरफ देखे अपने बैग से एक ब्लैक बैंक कार्ड निकालती है और मैनेजर को दे देती है। इससे पेमेंट करो। मैनेजर चौंक जाता है। मिस लियू, जिस पर वह कामली कहती है, ये पेंटिंग मैंने बनाई है और ये मेरा डोनेशन था, अब मैं इसे खुद खरीद रही हूँ, कोई प्रॉब्लम है? मैनेजर तुरंत झुककर कार्ड ले लेता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर जीका चिल्लाता है, ये चीटिंग है, सेलर बायर के लिए पेमेंट कैसे कर सकता है, ये आदमी फ्रॉड है। लियू रुयान मुड़ती है और उसकी नजर ठंडी हो जाती है। जीकाई, तुम गलत हो। इसके बाद वह मेरे पास आती है, मेरा हाथ पकड़ती है और बिल्कुल नेचुरल तरीके से क्लोज खड़ी होती है, जैसे ओपनली क्लेम कर रही हो। ये फ्रॉड नहीं है, ये वह आदमी है जिसे लियू रुयान ने चूज किया है। 1,75,00,000 क्या चीज है? अगर ये पूरा होटल भी मांग ले तो मैं उसे भी खरीद दूंगी। कोई प्रॉब्लम है? जिस पर पूरा हॉल साइलेंट हो जाता है। जीकाई का चेहरा हरा से सफेद हो जाता है और वह आखिरकार पीछे हटकर चला जाता है। मैं वहीं खड़ा रह जाता हूँ, उसके हाथ की सॉफ्टनेस फील करता हूँ और दिमाग खाली हो जाता है। बस उसके वर्ड्स गूंजते रहते हैं। यह वह आदमी है जिसे मैंने चूज किया है। स्टाफ के जाने के बाद रूम में सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं, जिस पर वह मेरा हाथ छोड़ देती है और उसकी क्वीन जैसी ऑरा तुरंत गायब हो जाती है और फेस पर साफ पेन दिखता है। 1,75,00,000 था यह। वह चेस्ट पकड़कर मुझे घूरती है। गुचैन, तुम सच में पैसे उड़ाने वाले हो। पता है इतने पैसों में कितने बैग्स आ जाते? मैं उसे देखता हूँ और अचानक मेरी टेंशन गायब हो जाती है और पता नहीं क्यों मैं हंस पड़ता हूँ। हंस क्या रहे हो? वह मुझे पिंच करती है। ये पैसा लोन है, बाद में काम करके इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ेगा। मैं सीरियस होकर सिर हिलाता हूँ। ठीक है, पूरी लाइफ तुम्हारे लिए काम करूंगा। जिस पर वह एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है और उसके गाल हल्के लाल हो जाते हैं। फिर वह नजरें चुरा लेती हैं। किसने कहा पूरी लाइफ के लिए? तुम खुद ही बोल रहे हो। इसके बाद वह टेबल से पैक्ड पेंटिंग उठाती है और धीमी आवाज में कहती है, चलो मुझे घर छोड़ दो, बाहर शायद बारिश हो रही है। मैं चुपचाप उसके पीछे चलने लगता हूँ, जिस पर फोन वाइब्रेट करता है। गुड जॉब, प्रोसेस रिस्की था लेकिन रिजल्ट मुझे पसंद आया। किम चू का मैसेज आता है, लेकिन इस बार मैं रिप्लाई नहीं करता और लियू रुयान की बैग को देखते हुए पहली बार मेरे अंदर रेबेलियन का थॉट आता है। इस बार मैं किम चू के लिए नहीं, सिर्फ उसके लिए खड़ा हूँ। जिस पर बाहर जोरदार बारिश हो रही होती है, जैसे आसमान खुद इस नाइट को ड्रामेटिक बना रहा हो और पूरा जियांग चेनग पानी की सफेद चादर में ढक जाता है। लियू रुयान की रेड स्पोर्ट्स कार उस बारिश में लाइटनिंग की तरह चमकती है, लेकिन लाइटनिंग भी कभी कभी बुझ जाती है। जब कार माउंटेन रोड के पास पहुंचती है तो अचानक इंजन बंद हो जाता है। डैमिट, लियू रुयान स्टीयरिंग पर हाथ मारती है। यह कार भी अभी ही खराब होनी थी। यह जगह पूरी तरह खाली होती है, आसपास कोई हाउस नहीं। यह रोड रिच एरिया तक जाने का अकेला रास्ता होता है और इस बारिश में तो कोई दिखाई भी नहीं देता। मैं कहता हूँ रेस्क्यू बुलाते हैं, लेकिन वह सिर हिलाती है। यहाँ नेटवर्क नहीं है और इतनी हैवी रेन में रेस्क्यू भी नहीं आएगा। जिस पर वह बाहर के डार्क फॉरेस्ट को देखती है, फिर मुझे देखती है जो पूरी तरह भीग चुका होता हूँ और कहती है, आगे थोड़ी दूरी पर मेरे फैमिली का वेकेशन विला है, काफी समय से खाली है, लेकिन शायद वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और हॉट वाटर अभी भी हो, चलो वहीं चलते हैं। तो ऐसे ही दोनों तेज बारिश और तूफान में फंसते हुए भागते हैं। जिस पर बेहद मुश्किल हालत में वो एक यूरोपियन स्टाइल की बड़ी सी विला में घुसते हैं जो जंगल के अंदर छिपी होती है। जैसे ही वो दरवाजे के अंदर कदम रखते हैं, दुनिया अचानक शांत हो जाती है। अंदर थोड़ा सा सीलन और नमी फील होती है, लेकिन पूरी विला अभी भी काफी लग्जूरियस लगती है। जिस पर लियो न्यूयन आराम से जाकर मेन स्विच ऑन करती है और अचानक क्रिस्टल चैंडेलियर चमक उठता है, जिसकी वार्म येलो लाइट पूरे ठंडे माहौल को दूर करती है। वह इशारा करते हुए कहती है कि सेकंड फ्लोर पर बाथरूम है, लेफ्ट वाला नाम के लिए है और राइट वाला मेरे लिए है, और कप बोर्ड में बाथरूम रखा है। वह अपने भीगे हुए कपड़ों से पानी टपकाते हुए कमांड देती है कि जल्दी जाकर हॉट वाटर से नहा लो, नहीं तो वॉन्ड इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद करीब आधे घंटे में लिविंग रूम में फायरप्लेस जल जाती है और आग की लपटें क्रैकलिंग साउंड के साथ जलती रहती हैं। मैं एक लूज व्हाइट बॉथरोब पहनकर नीचे आता हूँ, जिस पर लियो न्यूयेन पहले से नहाकर कारपेट पर बैठी होती है। वह सिल्क नाइट ड्रेस में होती है और हाथ में 2 वाइन ग्लासेस और एक रेड वाइन बॉटल पकड़े रहती है। जिस पर वह हल्का सा ग्लास घुमाते हुए कहती है, एक ड्रिंक साथ में लेते हैं, और उसकी आंखें डिम लाइट में थोड़ी ड्रीमी लगती हैं। मैं थोड़ा हेजिटेट करता हूँ, फिर जाकर उसके सामने बैठ जाता हूँ। वह बताती है कि ये वाइन उसने वाइन कैबिनेट से मिली है और ये 1982 की रेयर वाइन है। वह मेरे लिए एक ग्लास भरते हुए कहती है कि इसका एक सिप भी लाखों का होता है और आज मैं काफी लकी हूँ। मैं ग्लास उठाकर एक सिप लेता हूँ। टेस्ट थोड़ा बिटर लगता है, लेकिन उसकी स्वीटनेस काफी देर तक बनी रहती है। बाहर थंडर गूंज रहा होता है और बारिश तेजी से ग्लास विंडो पर गिरती रहती है। अंदर फायरप्लेस की वार्मथ और वाइन की खुशबू पूरे माहौल को कोजी बना देती है। जिस पर ऐसा प्राइवेट एनवायरनमेंट इमोशंस को इजीली ट्रिगर करता है और इंसान अपनी गार्ड छोड़ने लगता है।
इसके बाद कुछ ड्रिंक्स के बाद लियू न्यूयेन के चीक्स हल्के रेड हो जाते हैं और वह अब वो एरोगेंट रिच लेडी नहीं लगती, बल्कि एक सिंपल गर्ल की तरह लगती है जो दिल की बात शेयर करना चाहती है। वह मुझे थोड़ी ब्लर्ड आई से देखती है और पूछती है कि आज ऑक्शन में मैंने 1.75 बिलियन क्यों बिड किया, जबकि मुझे पता था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस पर मेरा हाथ ग्लास पर कस जाता है, क्योंकि ये सवाल काफी डेंजरस होता है। सच बोलूं तो ये किम चू का ऑर्डर था और झूठ बोलूं तो अपनी रिस्पेक्ट बचानी थी, लेकिन उसकी साफ आंखों को देखकर मैं न झूठ बोल पाता हूं और न ही वो हार्श ट्रुथ बताना चाहता हूं। मैं नीचे वाइन को देखते हुए कहता हूं कि उस पेंटिंग में मैं खुद को बहुत ब्रेव देखता हूं और मैं खुद को खरीदना चाहता था, एक ऐसा इंसान जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। जिस पर लियो न्यूयन शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा आंसर एक्सपेक्ट नहीं किया होता और ये सिंपल वर्ड्स उसके दिल को छू जाते हैं। वह अंदर ही अंदर सोचती है कि शायद वो सच में फॉल हो रही है और क्या मैं उसे टीज कर रहा हूं, लेकिन मेरी आईज पूरी सिंसियरिटी दिखाती हैं। इसके बाद वह थोड़ा आगे झुकती है और पूछती है कि क्या मुझे उस पेंटिंग का असली नाम पता है। मैं इंस्टिंक्टिवली पीछे हटने की कोशिश करता हूं, लेकिन पीछे सोफा होने की वजह से रुक जाता हूं और कहता हूं कि उसका नाम प्रोटेक्टर है, जैसा होस्ट ने बताया था। जिस पर वह हल्का सा हंसती है और मेरी चेस्ट को फिंगर से टच करते हुए सर्कल्स बनाती है और कहती है कि वो नाम फेक था, असली नाम प्रे है। ये सुनकर मैं पूरी तरह स्टिफ हो जाता हूं और दिमाग में सवाल चलता है कि प्रे कौन है और हंटर कौन। लियू न्यूयेन मेरे रिएक्शन को देखकर अंदर ही अंदर एंजॉय करती है और नशे में वो आखिरकार वो सवाल पूछ लेती है जो काफी समय से उसके मन में होता है। वह कहती है कि मुझे सच सच जवाब देना होगा, वरना वो मुझे बाहर बारिश में फेंक देगी, और फिर पूछती है कि अगर वो रिच नहीं होती, अगर हॉस्पिटल केयर और पैसे कुछ भी नहीं होता, तो क्या मैं उस रात उसे बचाता। जिस पर मैं उसकी आंखों में जलती हुई रिफ्लेक्शन को देखता हूं और याद करता हूं कि किम चू का मिशन मिलने से पहले ही यूनिवर्सिटी इवेंट में मैंने उसे स्टेज के कोने में बैले प्रैक्टिस करते हुए देखा था और तभी से वो मेरे दिमाग में बस गई थी। मैं फॉर्मली जवाब देता हूं कि चाहे वो कोई भी हो, रिच हो या नहीं, अगर वो वही है तो मैं उसे हमेशा बचाता। जिस पर उसकी सांस रुक जाती है, क्योंकि उसने बहुत लोगों को देखा है और उनकी फेक बातें सुनी है, लेकिन वो सच्चाई पहचान सकती है। मेरी आंखों में कोई इंप्यूरिटी नहीं होती, जिस पर उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इमोशन उठता है। इसके बाद वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और मुझे इडियट कहकर अचानक मेरी कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींचती है, जिस पर मेरा दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और तभी उसी मोमेंट पर फोन की लाउड रिंगटोन उस माहौल को तोड़ देती है और दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो। लियू न्यूयेन जल्दी से फोन उठाती है और देखती है कि बैटरी लो वार्निंग आ रही है, जिस पर उसे याद आता है कि यही फोन किम चू आइडेंटिटी के लिए यूज हो रहा है और अगर ये बंद हो गया तो सब एक्सपोज हो सकता है। वह तुरंत हाफ सोबर हो जाती है और कहती है कि वो वॉशरूम जा रही है और जल्दी से ऊपर चली जाती है। मैं अपने लिप्स को टच करता हूं, जैसे अभी भी उसकी वार्मथ महसूस हो रही हो, और धीरे से बोलता हूं कि बस थोड़ा सा और, जिसमें रिग्रेट भी होता है और थोड़ी रिलीफ भी। वहीं दूसरी तरफ लियो न्यूयन वॉशरूम में जाकर दरवाजे से टिककर तेज सांस लेती है और खुद से कहती है कि वो ऑलमोस्ट किस करने वाली थी। वह मिरर में खुद को देखती है, जहां उसका चेहरा पूरी तरह रेड हो रहा होता है, और खुद को डांटती है कि वो यहां उसे टीज करने आई थी, लेकिन खुद ही कंट्रोल खोने लगी। इसके बाद वह फोन चार्ज पर लगाती है और थोड़ा काम होने के बाद उसका प्लेफुल नेचर फिर से जागता है। वह सोचती है कि रियल लाइफ में किस नहीं कर पाई तो ऑनलाइन उसे टीज करेगी। जिस पर वह किम चू अकाउंट से मुझे मैसेज भेजती है कि हम दोनों एक ही रूम में हैं और अगर मैंने लियू न्यूयेन को टच किया तो वो मेरे हाथ तोड़ देगी। मैं नीचे मैसेज पढ़कर बस हेल्पलेस स्माइल करता रहता हूँ, जिस पर मैं तुरंत रिप्लाई करता हूँ, बॉस आप ज्यादा सोच रही हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैसेज भेजने के बाद मैं ऊपर सेकंड फ्लोर के उस बंद दरवाजे की तरफ देखता रहता हूँ और सच कहूं तो हिम्मत नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैं सच में उसे किस करना चाहता था। उस बारिश भरी रात के उस अधूरे किस के बाद मेरे और लियो न्यूयन के बीच एक अजीब सी साइलेंस आ जाती है। बाहर से देखें तो हम दोनों एक ऑफिशियल कपल की तरह लगते हैं, जिसे पूरा कॉलेज एक्सेप्ट करता है। लियो न्यूयन अब उस रेड लग्जरी कार में नहीं बैठती, बल्कि धीरे धीरे मेरी पुरानी रिपेयर्ड बाइकल के पीछे बैठने की आदत डाल लेती है, हाथ में 7 रुपए वाली आइसक्रीम पकड़े और एक नॉर्मल केयर फ्री गर्ल की तरह हंसती रहती है। जिस पर मैं भी पहले जैसा नहीं रहता, अब सिर्फ ड्राई ब्रेड खाने वाला गरीब लड़का नहीं, बल्कि मेरे लिप्स पर अक्सर एक सॉफ्ट स्माइल रहती है, जिसे मैं खुद भी नोटिस नहीं करता। लेकिन सच ये है कि इस स्वीट लेयर के नीचे एक डेंजरस टाइम बॉम्ब छुपा होता है, जिसे सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। मुझे डर रहता है कि वो किम चू नाम का शैडो कभी भी सामने आकर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है, और लियू न्यूयेन भी डरती है कि मेरा ये सॉफ्टनेस उस 1.75 बिलियन के डेट की वजह से है या उस रेनी नाइट की साइलेंस की वजह से। वह समझ नहीं पाती कि क्या एक्टिंग है और क्या रियल फीलिंग, और जितना वो डीप जाती है उतना ही लूजिंग का डर बढ़ता जाता है। इसके बाद जब ये डर लिमिट क्रॉस करता है तो इंसान क्रेजी डिसीजंस लेने लगता है। फ्राइडे आफ्टरनून को लियो न्यूयेन कैफे के कोने में बैठकर विंडो के बाहर मुझे क्लासमेट्स की हेल्प करते हुए देखती है, जिस पर वह सोचती है कि अब ये सब ऐसे नहीं चल सकता। उसे लगता है कि वो इस गेम का कंट्रोल खो रही है जो उसने खुद शुरू किया था, और अब वही गेम
उसे खींचकर अंदर ले जा रहा है। वह मेरी वार्मथ, मेरी ऑकवर्ड केयर को मिस करने लगती है और सोचती है कि अगर एक दिन मुझे पता चल गया कि किमचू वही है और ये सब एक प्रैंक था तो मैं कैसा रिएक्ट करूंगा। ये डर एक ठंडी स्नेक की तरह उसके दिल को जकड़ लेता है, जिस पर वह डिसाइड करती है कि अब इसे खत्म करना होगा। इसके बाद वह किम चू के आइडेंटिटी से मुझे फाइनल चॉइस देने का प्लान बनाती है। अगर मैं पैसे के लिए उसे हर्ट कर सकता हूं तो मैं उसके प्यार के लायक नहीं हूं, और अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर भी उसे हर्ट नहीं करता तो वो सच बता देगी और मुझसे माफी मांगेगी। ये एक हग गैम्बल होता है जिसमें स्टेक उसका फर्स्ट लव होता है। वह एक बैकअप फोन निकालकर एक ऐसा मैसेज टाइप करती है जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इधर मैं बुक्स शिफ्ट करके एडमिन बिल्डिंग तक पहुंचता हूं, तभी पॉकेट में फोन वाइब्रेट करता है, जिस पर मेरी स्माइल तुरंत फ्रीज हो जाती है। कई दिनों से किमचू साइलेंट था और मुझे लगा था कि शायद वो मुझे भूल गया है, लेकिन मैं गलत था क्योंकि ये डेविल कभी जाता ही नहीं। मैसेज आता है, आजकल बड़ी आराम की जिंदगी जी रहे हो कुथान, लगता है तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। जिस पर मैं एक एम्प्टी स्टेयरवे में जाकर डीप ब्रेथ लेता हूं और रिप्लाई करता हूं, बॉस मैं नहीं भूला, मैं प्लान के अनुसार ही चल रहा हूं। वह तुरंत जवाब देता है, प्लान? तुम्हारा प्लान ये है कि तुम उससे प्यार करने लगो? मैंने कहा था उसे फॉल कराओ और फिर छोड़ दो, ये नहीं कि खुद ही इन्वॉल्व हो जाओ। इसके बाद वह कहता है कि वो इस गेम से बोर हो गया है और अब कर्टेन गिराना चाहता है। वह बताता है कि नेक्स्ट वेडनेसडे लियू न्यूयेन का 22वें बर्थडे है और उसके फैमिली ने सबसे बड़े बैंक्वेट हॉल में पार्टी रखी है, जहां पूरे सिटी के एलीट लोग और उसके पेरेंट्स भी होंगे, और यही परफेक्ट मौका है। मेरा दिल कस जाता है और एक ठंडी लहर पैरों से लेकर सिर तक दौड़ जाती है। जिस पर मैं पूछता हूं, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जिस पर वह कहता है कि केक कटिंग के समय सबके सामने, मीडिया कैमरों के सामने मुझे केक उसके फेस पर मारना है और सबको बताना है कि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया। मैं सिर्फ पैसे के लिए उसके पास गया था और मुझे उसके जैसे रिच गर्ल्स फेक और डिस्गस्टिंग लगते हैं, और फिर उसके दिए हुए सारे गिफ्ट्स फेंक कर वहां से चला जाऊं। वह कहता है कि यही परफेक्ट रिवेंज होगा। मैं स्क्रीन पर उन वर्ड्स को देखता रहता हूं। हर वर्ड एक नाइफ की तरह लगता है। ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं, ये सोशल डेथ है। ये उसकी डिग्निटी और फीलिंग्स को सबके सामने क्रश करना है। जिस पर मैं तुरंत रिप्लाई करता हूं कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन मेरी फिंगर्स लगातार कांपती रहती हैं। वह हंसते हुए जवाब देता है कि क्या मुझे लगता है कि डेट चुकाने के बाद मैं फ्री हो जाऊंगा, और मुझे याद दिलाता है कि कॉन्ट्रैक्ट में 10 गुना पेनल्टी क्लॉज है। फिर वह मेरी ग्रैंडमदर की हेल्थ का जिक्र करता है कि नेक्स्ट वीक सर्जरी के लिए 1.05 बिलियन डिपॉजिट चाहिए, वरना हॉस्पिटल एडमिट नहीं करेगा। यह सुनकर मैं दीवार से टिक जाता हूं, जैसे सांस रुक रही हो। ये एक सीधी धमकी होती है। मैं जवाब देता हूं कि पैसे मैं किसी भी तरह लौटा दूंगा, चाहे किडनी बेचनी पड़े, लेकिन ये काम नहीं कर सकता क्योंकि लियू न्यूयेन इनोसेंट है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया। जिस पर वह कोल्ड टोन में कहता है कि ये सब चैरिटी है, जैसे कोई बेगर को कॉइन देता है, और पूछता है कि क्या मैं इसे लव समझ रहा हूं, और मुझे नेइव कहता है। फिर वह फाइनल वार्निंग देता है कि अगर मैंने वेडनेसडे रात 8 बजे तक उसका ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो वह फंडिंग विड्रॉ कर देगा और मुझ पर फ्रॉड केस डालकर मुझे जिंदगी भर के लिए जेल भेज देगा। वह आखिरी में कहता है, चूज करो अपना लव या अपनी ग्रैंडमदर की लाइफ। स्क्रीन धीरे धीरे डार्क हो जाती है, जिस पर मैं दीवार से नीचे फिसल जाता हूं और जमीन पर बैठकर अपने बाल पकड़ लेता हूं। बाहर स्टेयरकेस पर सनलाइट चमक रही होती है, बर्ड्स चहक रहे होते हैं, लेकिन मेरी दुनिया में सर्दियों की ठंड शुरू हो चुकी होती है। इसके बाद के दिनों में मैं एक सोललेस बॉडी की तरह जीता हूं, जिस पर लियू न्यूयन मेरी हालत नोटिस कर लेती है और पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? 2 दिन से ऐसे खोए खोए क्यों हो? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? मैं अचानक रियलिटी में आता हूं और उसके उस खूबसूरत चेहरे को देखता रह जाता हूं, जिस पर उसकी आंखों में जो कंसर्न दिखती है वो बिल्कुल रियल और साफ होती है। और अगर मुझे ऐसी लड़की को उसके बर्थडे पर सबके सामने इंसल्ट करना पड़े तो मैं उससे अच्छा खुद को खत्म करना पसंद करूंगा। मैं जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहता हूं, कुछ नहीं, बस एग्जाम प्रिपरेशन की वजह से थोड़ा टायर्ड हूं। जिस पर लियू न्यूयेन मुझे इडियट कहती है और अपने बैग से विटामिन का एक बॉक्स निकालकर मेरी तरफ बढ़ाती है और साथ में एक गोल्डन इनविटेशन कार्ड भी दे देती है। वह कैजुअली बुक पढ़ने का नाटक करती है, लेकिन उसके कान पहले ही लाल हो चुके होते हैं, और धीरे से बोलती है कि नेक्स्ट वेडनेसडे उसका बर्थडे है और भले ही उसे ऐसे इवेंट्स पसंद नहीं, लेकिन उसके पेरेंट्स इंसाइट कर रहे हैं और मुझे जरूर आना होगा क्योंकि मैं उसका डांस पार्टनर हूँ। मैं उस रेड इनविटेशन कार्ड को देखता हूँ और टेबल के नीचे मेरे हाथ कसकर मुट्ठी बन जाते हैं, नेल्स स्किन में चुभते रहते हैं। फिर भी मैं धीरे से कहता हूँ, ठीक है, मैं आऊंगा। जिस पर उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मेरे इस ठीक है के पीछे कितनी डेस्पिरेशन छुपी है, और वह खुश होकर मेरे पैर को हल्के से किक करती है और याद दिलाती है कि मुझे वही स्वान सूट पहनना है क्योंकि वो हमारी बैटल आउटफिट है। उसकी ब्राइट स्माइल देखकर मेरा दिल जैसे किसी आरी से काटा जा रहा होता है। उस रात मैं हॉस्टल वापस नहीं जाता, बल्कि पागलों की तरह साइकिल चलाते हुए पूरे जियांग सिटी की गलियों में घूमता रहता हूँ। मैं हर बैंक में जाता हूँ, हर पार्ट टाइम जॉब एजेंसी में पूछता हूँ, यहाँ तक कि इल्लीगल लोन देने वालों तक पहुंच जाता हूँ, लेकिन हर जगह सेम जवाब मिलता है, स्टूडेंट के पास कोलेटरल नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 लाख मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जिस पर रियलिटी एक ठंडी दीवार की तरह मुझसे टकराती है और मेरा सिर फटने जैसा महसूस होता है क्योंकि मुझे लाखों नहीं, पूरे 1 बिलियन की जरूरत है। लेट नाइट मैं रिवर साइड बेंच पर बैठा होता हूँ,
काले पानी को देखते हुए, और फोन में किम चू का काउंटडाउन मैसेज दिखता रहता है जिसमें सिर्फ 3 दिन बचे होते हैं। मैं वॉलेट निकालता हूँ जिसमें ग्रैंडमदर की फोटो होती है, और आंखें बंद करते ही लियू न्यूयेन के साथ वो अधूरा के सामने आ जाता है। एक तरफ ब्लड रिलेशन का प्यार और दूसरी तरफ दिल में बस चुका लव, जिस पर मैं आसमान की तरफ देखकर सोचता हूँ कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक फोन बजता है। सिटी हॉस्पिटल से कॉल आता है और आवाज आती है कि मेरी ग्रैंडमदर को एक्यूट हार्ट फेलियर हुआ है और तुरंत सर्जरी करनी होगी वरना देर हो जाएगी। यह सुनते ही मेरी दुनिया टूट जाती है। हॉस्पिटल कॉरिडोर हमेशा की तरह ठंडा और डरावना लगता है। इमरजेंसी रूम के बाहर रेड लाइट जल रही होती है और डॉक्टर मुझे क्रिटिकल कंडीशन रिपोर्ट और पेमेंट स्लिप पकड़ाते हुए कहता है कि तुरंत सर्जरी करनी होगी, 300 मिलियन डिपॉजिट अभी देना होगा और आगे 200 मिलियन और लगेंगे। मैं उस बिल को पकड़कर खड़ा रहता हूँ। कुछ कागज होते हैं लेकिन उनका वेट हजारों किलो जैसा लगता है और मेरे अकाउंट में सिर्फ 20 लाख होते हैं जो कुछ भी नहीं है। मैं बिलिंग काउंटर के सामने खड़ा होता हूँ और रेड डिस्प्ले स्क्रीन को देखते हुए दुनिया घूमती हुई लगती है। कानों में आवाज गूंजती रहती है। तभी फोन फिर वाइब्रेट करता है और मैसेज आता है कि मेरी ग्रैंडमदर आईसीयू में है और सरकास्टिकली पूछा जाता है कि क्या मैं 300 मिलियन अरेंज कर सकता हूं, जिस पर मेरी आंखें लाल हो जाती हैं और मैं तुरंत कॉल बैक करता हूं और कनेक्ट होते ही जानवर की तरह चिल्लाता हूं कि क्या वो पागल है, मेरी ग्रैंडमदर ठीक थी, अचानक ये सब कैसे हो गया। दूसरी तरफ लियो न्यूयेन शॉक हो जाती है क्योंकि वह सच में सिर्फ लोकेशन ट्रैक कर रही थी और हॉस्पिटल से इन्फो मिली थी लेकिन उसने कुछ नहीं किया था। वह गुस्से में कहती है कि क्या मैं पागल हो गया हूं, क्या वो मेरी ग्रैंडमदर को मारना चाहेगी, और फिर कोल्ड टोन में कहती है कि ये सब फेट है और अब मुझे चूज करना होगा। वह साफ कहती है कि पैसे तैयार हैं, बस मुझे वेडनेसडे नाइट पार्टी में उसका प्लान फॉलो करना होगा और 300 मिलियन तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे, जिस पर मैं गुस्से में मना कर देता हूं और कहता हूं कि मैं खुद पैसे कमाऊंगा, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन इस तरह किसी को हर्ट नहीं कर सकता। वह मॉकिंग टोन में पूछती है कि मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, मजदूरी करके, डिलीवरी करके या ब्लड बेचकर, और कहती है कि सिर्फ वही मेरी ग्रैंडमदर को बचा सकती है। फिर आखिरी बार कहती है कि बस केक फेस पर फेंकना है और मेरी ग्रैंडमदर बच जाएगी। कितना इजी डील है, लेकिन मैं जोर से चिल्लाता हूं कि मैं ये नहीं करूंगा और कॉल कट कर देता हूं। इसके बाद मैं हॉस्पिटल से बाहर भागता हूं और तेज बारिश में भीगता हुआ खड़ा रहता हूं। ठंडा पानी पूरे शरीर को भिगो देता है और मेरी आखिरी बची हुई सैनिटी भी खत्म होने लगती है। मैं सोचता हूं कि किम चू की बात मानकर मैं लियो न्यूयन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन अपनी ग्रैंडमदर को मरते हुए भी नहीं देख सकता, जिस पर मैं डिसाइड करता हूं कि चाहे चोरी करनी पड़े, रॉबरी करनी पड़े या अपनी जान दांव पर लगानी पड़े, मुझे पैसे लाने ही होंगे। मैं बारिश में पागलों की तरह दौड़ता रहता हूं, दिमाग में हर पॉसिबल ऑप्शन खोजता रहता हूं और अचानक मुझे एक आदमी याद आता है, कंस्ट्रक्शन साइट वाला लॉन्ग। मैं कांपते हाथों से उसका नंबर डायल करता हूं और कॉल कनेक्ट होते ही कहता हूं कि मुझे आज रात ही 1.05 बिलियन चाहिए। दूसरी तरफ कुछ देर साइलेंस रहता है, फिर वह हंसते हुए कहता है कि यह छोटी रकम नहीं है और स्टूडेंट के लिए लीगल तरीका तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक रिस्की काम है। वह बताता है कि एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग ट्रायल चल रहा है जिसमें ऑर्गन फेलियर का रिस्क है और एक बार के लिए 700 मिलियन मिलेंगे। मैं बिना हिचक पूछता हूं कि क्या और कोई तरीका है, क्योंकि 700 मिलियन भी कम है, जिस पर वह थोड़ा शॉक्ड होकर कहता है कि एक और ऑप्शन है, अंडरग्राउंड फाइट अरीना में डेथ मैच, जहां अगर मैं 3 राउंड सर्वाइव कर गया तो 300 मिलियन मिलेंगे, लेकिन ओपोनेंट एक रिटायर्ड मुay थाई फाइटर है जो पहले भी किसी को कोमा में डाल चुका है। ये सीधा अपनी जान दांव पर लगाने जैसा होता है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं होती, जिस पर मैं बिना रुके बोलता हूं मैं दोनों करूंगा, आज फाइट और कल ड्रग ट्रायल। यह सुनकर वह चौंक जाता है और कहता है, तुम पागल हो गए हो,